मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 11 मुझे माफ कर दो भाई। युगों का पशु प्रधान मुझे माफ कर दो भाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 11 मुझे माफ कर दो भाई। जैफिर टॉवर के ऊपर बैठे लोग चौंक कर खड़े हो गए। उनकी आंखें जैफिर स्क्वायर पर टिकी थी, उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ली तियानमिंग ने अपनी सारी जानवर की नहीं खो दी? 3 साल, ये किसी भी जानवर मास्टर के करियर को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जिफेग 7वें स्तर का जानवर शिरा है। क्या ली तियानमिंग ने कोई गंदी चाल चली है? मैडम मो के चेहरे पर सख्त भाव था। ली तियानमिंग, फ्लेमहेवन का मजाक, वह लड़का जिसके बारे में सभी को लगता था कि वह हमेशा के लिए चला जाएगा, ली जिफेग के बराबर शक्ति के साथ वापस आ गया था। तो आज उसका दिखना वाकई मजाक नहीं था। शायद एकमात्र व्यक्ति जिसका जबड़ा खुला नहीं था, वह मैडम हुआंग थी, जिसने पहले ही देख लिया था कि ली तियानमिंग क्या करने में सक्षम है। ली जुएजियाओ भी अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाई। आखिरकार वह चाहती थी कि उसका दूसरा भाई ली तियानमिंग को उसकी ओर से सबक सिखाए, लेकिन स्थिति बदल चुकी थी। ओह, दिलचस्प है। शायद वह कुछ समय पहले ही ठीक हो गया था और पूरे समय इसे छिपा रहा था। लियू किंग के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे अपनी जानवर की हानि को रोकने के लिए एक नया जीवनबद्ध जानवर अवश्य मिला होगा। बुरी बात यह है कि यह एक बेकार एक सितारा जीवनबद्ध जानवर है, वह कभी भी जानवर शिरा चरण से आगे नहीं जा सकता। घटनाओं की श्रृंखला ने ली यानफेक को भी चौंका दिया, लेकिन वह तुरंत इसके लिए एक स्पष्टीकरण खोजने में कामयाब रहा। अगर ली तियानमिंग ने फ्लेमहेवन में वापस आते ही एक नया जीवनबद्ध जानवर खोजने के लिए बली तकनीकों का उपयोग किया होता, तो ये सच था कि वह अपनी जानवर की बर्बादी को कुछ हद तक रोक सकता था, जिससे एक निश्चित मात्रा में ताकत बच जाती। लेकिन फ्लेमहेवन के लोगों को इन सब के पीछे का कारण समझ में नहीं आया, जैसा कि वे भाइयों को देखकर हैरान रह गए। नतीजतन निचले हाथ वाले होने के कारण ली जिफेग लगभग पागल हो गया था। ली जिफेग ने तलवार निकाली तो मालिस ने अपना चेहरा घुमाया। यह एक खतरनाक स्टील की तलवार थी, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट अयस्कों से बनाया गया था और इसमें जीवित जानवरों का खून भरा हुआ था। इस तरह के हथियारों को जानवरों के हथियार के रूप में जाना जाता था, और ये आम हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, खासतौर पर जानवरों के मालिकों के हाथों में। इसके अलावा जानवरों के हथियार जीवित जानवरों के साथ तालमेल भी बिठा सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस ब्लू स्टील तलवार ने पहले भी तुम्हारा खून नहीं पिया है। ली जिफेग ने अपनी तलवार ली तियानमिंग की ओर तान दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, और वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। और मेरा लाल खूनी खंजर कभी भी मेरे अपने भाइयों का खून पीने के लिए नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में हमेशा अपवाद होते हैं। ली तियानमिंग ने अपनी आस्तीन से एक लाल खंजर निकाला। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा था, जिसमें उसकी उंगली की लंबाई के बराबर ब्लेड था। खंजर का पूरा शरीर खून से लाल था, जिससे ये किसी जहरीले सांप के नुकीले दांतों जैसा लग रहा था। हथियार की गुणवत्ता के मामले में क्रिम्सन ब्लड डैगर ब्लू स्टील स्वॉर्ड जितना ही अच्छा था। ये लंबे समय से ली तियानमिंग का हथियार था, जो एक ही घातक वार में जान ले सकता था। और फिर भी कौन सोच सकता था कि भाई हाथ में असली ब्लेड लेकर एक दूसरे पर निशाना साधेंगे और एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करेंगे। तुम यहाँ खुद को शर्मिंदा करने क्यों आए हो? अपने एक सितारा जीवनबद्ध जानवर के साथ तुम बस जानवर नस में फंसे कुछ कचरे हो। एक बार जब मुझे फ्लेमेलो ऑर्डर मिल जाएगा, तो मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि तुम अब से 3 साल बाद मेरे पैरों में गिरोगे। जैसे ही उसने बात की, ली जिफेग ने अपनी नीली स्टील की तलवार घुमाई, उसके कदमों की गति अचानक बढ़ गई। यह मध्यवर्ती जानवर रैंक वाली युद्ध कला पवन सवारी कदम थी, जिसने उसकी चपलता को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन वह भी उस तलवार कला की तुलना में फीकी पड़ गई जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही तलवार हवा में नाच रही थी, ये स्पष्ट था कि वह ली मैनर से ब्लेजिंग टोर्नेडो तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, जो एक उन्नत जानवर रैंक वाली युद्ध कला है। धधकते बवंडर की तलवार से ली जिफेग ने हवा का एक झोंका बनाया था। तलवार आंधी के भीतर छिपी हुई थी और ली तियानमिंग की ओर बढ़ रही थी। उसी समय बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी ने भी धधकते बवंडर के पंखों की जानवर जैसी कला का इस्तेमाल करके एक चक्रवात को उड़ा दिया था। उसके पंख अब 2 विशाल चाकुओं की तरह थे जो चूजे की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध का मैदान 2 भागों में विभाजित था, लेकिन दोनों पक्ष उतने ही रोमांचक थे। मेरे लिए मरो, ली जिफेग चिल्लाया। उसकी तलवार ने कई दिशाओं से वार किया, जिससे आग की एक लहर उठी जिसने ली तियानमिंग को घेर लिया। आग की एक भंवर ने ली तियानमिंग को घेर लिया, जिसके अंदर तलवार की अनगिनत लपटें थी जो ली तियानमिंग को चीर डालने की धमकी दे रही थी। ये चाल ली जिफेग की ताकत का सच्चा प्रतिबिंब थी, क्योंकि जानवर शिरा चरण के 7वें स्तर के नीचे कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। अकेले आग की लपटों से निकलने वाली गर्मी ज्यादातर लोगों को जलाकर राख कर देने के लिए पर्याप्त थी। क्या तुम अभी तक मर चुके हो?
ली तियानमिंग, तुम तो बस एक आवारा कुत्ता हो जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। ली जिफेग पहले से ही उन्माद की स्थिति में था। जैसे ही उसने अपनी धधकती तूफानी तलवार को ली तियानमिंग को निगलते देखा, उसके अंदर आत्मविश्वास उमड़ पड़ा, जो तेजी से भय में बदल गया, क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। ली तियानमिंग कहाँ था? तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ हूँ। ली जिफेग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जब उसके कानों के ठीक पास से एक आवाज आई। वह जम गया, जब उसकी गर्दन पर गर्म धातु रखी गई, जिससे उसे 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब तक दर्शक देख सकते थे कि ली तियानमिंग पहले ही ली जिफेग के पीछे आ चुका था। उसका क्रिम्सन ब्लड डैगर ली जिफेग के गले के ठीक सामने दबा हुआ था। अगर वह ऐसा चाहता तो ली जिफेग मर जाता। वास्तव में भूतिया कदम ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने ली तियानमिंग को वहां पहुंचाया। उसकी आस्तीन में एक और चाल थी जिसने उसके भाग्य का फैसला किया था। यह एक सर्वोच्च जानवर रैंक वाली युद्ध कला थी, खूनी आत्मा शिकार। ये ली तियानमिंग द्वारा अभ्यास की जाने वाली सबसे शक्तिशाली युद्ध कला थी, और इसका उपयोग क्रिम्सन ब्लड डैगर के साथ किया जाना था। जानवर श्रेणी की युद्ध कलाओं के शिखर के रूप में कुछ ही लोग इसमें महारत हासिल करने में सफल हुए थे। यह एक आक्रामक युद्ध कला नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन कला और हत्या कला के बीच का मिश्रण थी। तेज, सटीक, इसका सार अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए सही समय पर बिजली की तरह प्रहार करना था। ये बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन ली तियानमिंग को एक शॉट में मारने का प्रभाव प्राप्त करने के लिए दिन में हजारों बार इसका अभ्यास करना पड़ता था। बिना किसी हिचकिचाहट के ली तियानमिंग ने ली जिफेग की बाहों पर खंजर से वार किया, जिससे खून बहने लगा। आह! ली जिफेग के माथे से पसीने की बूंदें निकल आई और वह बेकाबू होकर कांपने लगा। जिफेग, तुम्हें अपने सभी अपमान और मजाक की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये लो। ली तियानमिंग की आवाज एक राक्षस की तरह थी और प्रत्येक वाक्य के साथ क्रिम्सन ब्लड डैगर ने ली जिफेग के शरीर पर एक नई रेखा खींच दी। बाद वाला पूरे समय दर्द से चीखता रहा। तुमने जो भी काम किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी को उनके बारे में पता नहीं था? वे तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारे पीछे ली यानफेंग था। सच तो यह है कि ली तियानमिंग बहुत पहले ही ली जिफेंग को सबक सिखाना चाहता था। अपनी अनुपस्थिति के 3 सालों के दौरान ली जिफेंग को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, जो फ्लेमहेवन में जो चाहे करता रहा। दुर्भावनापूर्ण कामों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद उसकी प्रतिभा और परिवार ने उसे प्रतिशोध से बचने में सक्षम बनाया। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें बुनियादी शिष्टाचार नहीं सिखाएंगे, तो मैं ये काम करूंगी। सिर्फ इसलिए कि आप गवर्नर के बेटे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नीची नजर से देख सकते हैं। आज ये बड़ा भाई तुम्हें सिखाएगा कि सभी लोग समान पैदा होते हैं। आज मैं तुम्हें कर्म लिखना सिखाऊंगा। ये स्लैश क्या तुम्हें पसंद है? हर वाक्य के साथ ली तियानमिंग ने ली जिफेग पर एक नया वार किया, जिसका उद्देश्य घातक घाव किए बिना बहुत दर्द पहुंचाना था। कुल मिलाकर उसने उसके अंगों और नितंबों पर 6 बार वार किया। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने सबक सीख लिया है, कृपया मुझे छोड़ दो। डैड, मम, मेरी मदद करो। ली जिफेग ने बुरी तरह से चिल्लाया, उसका चेहरा कागज से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। उसकी नीली स्टील की तलवार बहुत पहले ही उसके हाथों से गिर चुकी थी, जिससे एक तरफा हार की तस्वीर पूरी हो गई थी। किसी ने भी शायद नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इतनी एक तरफा होगी। मंच पर खड़े युवक की छवि ने सभी के मन में एक स्थायी छवि बना ली थी, लेकिन ये सब नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक दृश्य था खून से लथपथ एक विशाल पक्षी का जमीन पर गिरना, जब ली जिफेग ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि बैंगनी आंखों वाला चमकीला पक्षी था। जैसे ही बैंगनी आंखों वाला चमकीला पक्षी कमजोर ढंग से संघर्ष कर रहा था, एक छोटा सा चूजा उसके बगल में उतरा, जिसका मुंह पंखों से भरा हुआ था। तुम बेवकूफ बदबूदार पक्षी हो, क्या तुम नहाना जानते हो? तुम्हारे पंख भी बहुत बदबूदार हैं। छोटा चूजा कांप उठा और उसने अपने पंखों को मुंह में थूक दिया। वह पूरे समय उबकाए और सूखी उल्टी करता रहा। इस तरह की एक प्यारी सी चीज कैसे अपने आकार से 10 गुना बड़े बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी को गंभीर रूप से घायल कर सकती है? क्या एक सितारा जानवर के लिए यह संभव था? एक चिड़े हुए ली तियानमिंग, खून से सना हुआ क्रिम्सन ब्लड डैगर और एक बड़बड़ाती हुई छोटी सी लड़की। उनकी मौजूदगी से गवर्नर की जागीर में अभूतपूर्व विस्मयकारी सन्नाटा छा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 12 तुम योग्य नहीं हो। युगों का पशु प्रधान, आप योग्य नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 12 तुम योग्य नहीं हो। क्या वह अपंग नहीं था? ये ली जिफेग था जो यहाँ असली अपंग की तरह लग रहा था। कितना भयानक नुकसान। वह बस रोता ही जा रहा है। क्या यह इतना दर्दनाक है? सच कहूं तो युवा मास्टर जिफेग हमेशा से ही गुंडा रहा है।
इस तरह से पीटा जाना एक तरह से काव्यात्मक न्याय माना जा सकता है। कई नर्म चर्चाएं शुरू हुई। ली जिफे की प्रतिष्ठा तुरंत ही धराशायी हो गई। कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जब कोई नीचे गिरा हो तो उसे लात मारना कुछ ऐसा था जो दर्शकों के लिए स्वाभाविक था। कुछ ही पलों में पिछले 3 सालों में ली जिफे के आचरण को उजागर कर दिया गया। अब हर कोई ली यानफे की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। और जैसा कि ली जिफेंग ने उम्मीद की थी, उसके पिता 6 वार के बाद उठ खड़े हुए। महामहिम, जल्दी से जिफे को बचाओ, फिर इस विद्रोही को मार डालो। मैडम मो ने विलाप किया। वह खुद आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। हर कोई ली यानफे को देख रहा था। यह उसके लिए खुशी का अवसर माना जाता था, और यह उसके चेहरे पर एक बड़ा तमाचा था, खासकर जब बात प्रतिष्ठा के प्रति सजग ली यानफे की हो। इसके अलावा ज़ैफिर टॉवर में कई गणमान्य लोग भी थे। वे उसके सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक जरूर उड़ाएंगे। ली तियानमिंग को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, और उसने ली जिफे को छोड़ दिया, जो उसके पैरों पर गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बचा लो। ली जिफेग एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए मंच से भाग गया, यहाँ तक कि अपनी बैंगनी आंखों वाली चमकदार चिड़िया की भी परवाह किए बिना। माँ, ये तुम्हारे लिए था। इस बार ये सब उसके लिए था, साथ ही खुद के लिए भी। अपनी खोई हुई गरिमा के लिए, उस न्याय के लिए जिसका वह हकदार था। वेई जिंग की गरिमा तलाक के पत्र के साथ खत्म कर दी गई थी, जबकि ली तियानमिंग की गरिमा 3 साल के लिए खो गई थी। ली तियानमिंग अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने के लिए तैयार था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज वह जितना चाहे उतना उत्पात मचा सकता था। वह पहले से ही महानता की शुरुआत दिखा रहा था। यह दिन निश्चित रूप से फ्लेम हेवन के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ली तियानमिंग ने अपना सिर उठाया और संयोग से अपने पिता की नजरों से मिला। पिता की आंखें गंभीर थीं, जो उनकी मुड़ी हुई मुट्ठी से स्पष्ट थी, जो उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक आखिरी प्रयास था। ली तियानमिंग ने भले ही उन्हें नाराज कर दिया हो, लेकिन वह अभी भी एक ऐसा आदमी था जिसके अधीन एक शहर था, उसकी गरिमा दांव पर थी। शानदार प्रदर्शन तियानमिंग, पिछले 3 सालों के बावजूद तुम्हारी दृढ़ता देखकर मुझे खुशी हुई, ली यानफेग ने विनम्रता से कहा। क्यों, धन्यवाद। ऊपरी तौर पर यह बातचीत सौहार्दपूर्ण लग रही थी, लेकिन असल में यह तनाव से भरी हुई थी। सच तो यह है कि ली तियानमिंग ने ली यानफेंग को बताया था कि इग्निस पोलिस से लौटने पर उसे कैसे फंसाया गया था। हालांकि उसे जो खामोश जवाब मिला, उससे उसे एहसास हुआ कि उसके पिता लाइटनिंग मैनर से इतना डरते थे कि उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। उस समय ली तियानमिंग बेहद निराश था। भले ही उसके पास फ्लेमहेवन की कमान संभालने का उच्च और शानदार पद था, लेकिन उसने विशाल लाइटनिंग मैनर के सामने ली तियानमिंग को छोड़ने का फैसला किया, जबकि अपनी मां को एक तरफ फेंक दिया। उसका वह तलाक पत्र उसका अब तक का सबसे क्रूर कदम था, और ली तियानमिंग ने हर एक शब्द को अपनी याददाश्त में उकेर लिया था। पति और पत्नी के बीच आपसी सम्मान कहाँ था, और इसके बजाय ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा क्यों था? दोनों खून के रिश्ते में पिता और पुत्र हो सकते हैं, लेकिन ली तियानमिंग अब इस आदमी के साथ संबंध नहीं रखना चाहता था। तो जिफेग को हराकर तुम्हारा क्या लक्ष्य था? ली यानफेग यहाँ सौहार्दपूर्ण व्यवहार का दिखावा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने समान व्यवहार का दिखावा बनाए रखने के लिए एक सौम्य लहजा अपनाया। लेकिन किसी ने भी यह कहानी नहीं बताई। हर कोई जानता था कि ली यानफेग लाइटनिंग मैनर से किसी से शादी करने वाला था, एक ऐसा संगठन जिसके साथ ली तियानमिंग का खून का झगड़ा था। ली यानफेग को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी, यही एकमात्र चीज थी जो उसे अपने बेटे को मौके पर ही मारने से रोक रही थी। फ्लेमेलो ऑर्डर, साथ ही साथ आप मुझे 4 साल पहले की तरह ही फ्लेमहेवन से बाहर ले जाएंगे। बस इसे फिर से करें। अब से मैं कभी भी फ्लेमहेवन में पैर नहीं रखूंगा। ली तियानमिंग के शब्द स्पष्ट और दृढ़ थे। इसका उद्देश्य उसकी गरिमा के लिए था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तलाक का पत्र उसकी मां और उसे बेघर कुत्तों की तरह इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर करे। उनके शब्दों से सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह खुद ही फ्लेमेलो साइंस संस्थान से हट नहीं गया था, क्योंकि उसकी साधना पीछे चली गई थी? और अब वह वापस जाना चाहता है। वह वापस क्यों जाना चाहता है? वह वहां उनके मजाक का पात्र है। लिन जियाओटिंग और म्यू किंग किंग्सवर्ग विभाग के प्रतिभाशाली लोग हैं, और उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। वह सिर्फ शर्मिंदा होने के लिए कह रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वह यहां नहीं रहना चाहते हैं, या गवर्नर के साथ अपने रिश्ते सुधारना नहीं चाहते हैं। हाँ, राज्यपाल से यह चाहना कि वह उसे विदा करे, कुछ हद तक सम्मान के साथ आगे बढ़ने का एक तरीका लगता है। यह उनके दृष्टिकोण से समझ में आता है। हर कोई ली यानफेग के फैसले का इंतजार कर रहा था। हालांकि उस आदमी ने सिर्फ भौहें सिकुड़ी। तुम्हारे पास सिर्फ एक सितारा जीवनबद्ध जानवर है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति उससे आती है जो तुमने अतीत में मिडास के साथ प्रशिक्षण लिया था। जानवर शिरा चरण तुम्हारे जीवन की सीमा है।
भले ही तुम्हें फ्लेमिलो ऑर्डर मिल जाए, फ्लेमिलो सियोन इंस्टीट्यूट तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह आपकी समस्या नहीं है। यह आदेश मेरा है क्योंकि मैं प्रथम स्थान पर हूं। आगे जो भी होगा मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। चूंकि मेरा पद छीन लिया गया है सर गवर्नर, हमारे संबंध यही समाप्त हो जाते हैं। चाहे मैं खुद को कितना भी शर्मिंदा कर लूं, यह आपको इसमें नहीं घसीटेगा, ली तियानमिंग ने कहा। एक युवा द्वारा इस तरह का दृढ़ निश्चय, खासकर ली यानफेंग से बात करते समय, दर्शकों से अनिच्छा से सम्मान प्राप्त कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा लगता है कि उसे वह मिलेगा जो वह चाहता है। इस आदमी ने आज जो कुछ भी किया वह सचमुच अपमानजनक था। वास्तव में उसके पास काफी मजबूत रीढ़ है। उपहास बंद हो गया था। भले ही वह अब फ्लेमहेवन का नागरिक नहीं था, लेकिन अब से उसका उपहास बहुत कम हो जाएगा। पिताजी, ऑर्डर मेरा है, मेरा। आप उसे इसे लेने नहीं दे सकते। ली जिफेक घबराहट में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता हुआ बोला। महामहिम, चूंकि हम वैसे भी निर्दयी हैं तो क्यों न पूरी तरह से आगे बढ़ें और। मैडम मो ने उसके कान में फुसफुसाया। भागो। ली यानफेग ने उसे एक नजर देखा, जिसने तुरंत मैडम मो को एक कोने में भयभीत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जनता की नजरों में ली यानफेग केवल अनुरोध पर सहमत हो सकते थे। मेरा फ्लेमिलो ऑर्डर, और हमें शहर से बाहर भेज दो। ली तियानमिंग ने हर शब्द पर जोर दिया, हर एक शब्द देखने वालों के दिलों पर हथौड़े की तरह लग रहा था। ली तियानमिंग को अपनी मां की याद आ रही थी। उसे आंगन में चुपचाप रहना पड़ा। वह अपनी चिंता में डूबी हुई थी और सो नहीं पा रही थी। वह इधर उधर टहल रही होगी। हालांकि उसने कभी कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन उसने एक बार फ्लेमहेवन में लियू किंग से भी ज्यादा शानदार तरीके से शादी की थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह कभी भी इस तरह की दयनीय विदाई को स्वीकार कर पाती, खासकर अपनी सांझ के समय में। सर गवर्नर, ली तियानमिंग ने आखिरी बार कहा। उसकी आंखें जल रही थी और वह ली यानफेग को घूर रहा था। उसे ये देखकर हंसी आ गई जब उसने अपने पिता के चेहरे पर बेवफा बेटे का अनकहा विचार लिखा देखा। उसने देखा कि उसके चेहरे पर क्रोध और अपमान की भावनाएं उभर रही थीं। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, आप क्या कर सकते हैं। ली तियानमिंग को ये प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुशी हुई। ली तियानमिंग ने इस खुशी के मौके को बर्बाद कर दिया था, जिससे ली यानफेंग के पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह इतने सारे गणमान्य लोगों के सामने एक पिता और राज्यपाल के रूप में अपनी गरिमा को एक तरफ नहीं रख सकता था। अच्छी तरह याद रखना गवर्नर, तुम उसे तलाक देने के योग्य नहीं हो। आज हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। कितना शर्मनाक है। ऐसी बातें होने लगी। सिर्फ ली यानफेग ही जानता था कि सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना कैसा लगता है। यह इस समय था जब एक महिला उसके पास आए और ली यानफेंग की बांह पकड़ ली। लियू किंग, वह ली तियानमिंग की ओर धीरे से मुस्कुराए। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। तियानमिंग, एक युवा व्यक्ति का इतना गुस्सैल होना अच्छा नहीं है, लियू किंग ने धीरे से कहा। उसकी सुंदरता कई अन्य लोगों की तरह सामान्य नीचता से धूमिल नहीं हुई थी, और उसके शब्द उसी का प्रतिबिंब थे। विस्तृत रूप से बताएं, मैडम। ली तियानमिंग की इस महिला के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि वह लाइटनिंग मैनर से थी। वह मुस्कुराए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस चयन की दौड़ में अभी भी एक और फ्लेमहेवन प्रतिभा है। उसकी बातों ने सभी को भ्रमित कर दिया, ली तियानमिंग सहित। वहां और कौन था? खुद लियू किंग। लेकिन वह 20 से अधिक की थी और स्पिरिट शो स्टेज में थी। और कौन हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान, अध्याय 13, रेड ट्विल पर्वत पर मन्ना। युगों का पशु प्रधान, रेड ट्विल माउंटेन पर मन्ना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 13, रेड ट्विल पर्वत पर मन्ना। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ली तियानमिंग ही नहीं समझ पाए कि लियू किंग क्या बात कर रहे थे। मैडम मो और ली जिफेक सहित ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चयन में अन्य लोग भी भाग ले रहे थे। आखिरकार फ्लेमहेवन के आसपास बहुत कम प्रतियोगी थे और वे सभी प्रसिद्ध थे। ली यानफेग की नजर ली तियानमिंग की ओर और भी ठंडी हो गई, लेकिन जैसे ही वह किसी और का सामना करने के लिए मुड़ा, एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। उसके चेहरे पर कोमलता और प्रशंसा लिखी हुई थी। क्या नयांग, हालांकि तुम दूसरी जगह से आए हो, लेकिन तुम भी फ्लेमहेवन के नागरिक हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से शादी की है। उसने अपने पीछे बैठे लगभग 15 साल के एक लड़के को देखा, जिससे वह तुरंत सुर्खियों में आ गया। फ्लेमहेवन के किशोर बहुत कम अनुभव वाले हैं और उन्हें नहीं पता कि असली प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या करने में सक्षम है। तुम भले ही युवा हो, लेकिन याद रखो कि मेरे जीजा होने के नाते तुम उन सभी से अधिक वरिष्ठ हो। अब जाओ और उन्हें असली प्रतिभा दिखाओ। जाओ, किया नयांग। लियू किंग ने ली यानफेग का हाथ अभी भी पकड़ते हुए लड़के से आग्रह किया। ये जानकारी सभी के लिए पर्याप्त थी।
ये लड़का लियू कियानयांग लियू किंग का भाई था, जिसका मतलब है कि वह भी लाइटनिंग मैनर से था। पहली पत्नी के भाई को भी फ्लेम हेवन का हिस्सा माना जाता है। तो गवर्नर चाहते हैं कि वह भी फ्लेम येलो ऑर्डर के लिए चुनाव लड़े। क्या वे इस पर बस सहमत हो गए, या उन्होंने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी? ज्यादातर लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लग रहा था। ली यानफेग ने स्पष्ट रूप से कभी भी ली जिफेग को ऑर्डर सौंपने का इरादा नहीं किया था। यही वजह है कि उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद ऑर्डर उन्हें नहीं दिया गया। दोनों बेटे पुरस्कार के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यह वास्तव में उसकी दुल्हन के भाई के लिए तैयार किया गया था। किसी ने भी गवर्नर से सवाल करने या उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की, और पूरा स्थान एकदम शांत था। हर कोई लाइटनिंग मैनर के लड़के को घूर रहा था जब वह ज़ैफिर टॉवर के ऊपर अपनी सीट से उठ रहा था। जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे स्पष्ट रूप से देखने को मिला, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि फ्लेमहेवन के तथाकथित प्रतिभाशाली इस असली प्रतिभा की तुलना में जुगनू थे। वह ली जिफेग से कम उम्र का दिखता था, उसकी त्वचा गोरी और शक्ल सूरत लियू किंग जैसी थी। वह एक सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति था, और उसकी आंखें अंधेरे में रत्नों की तरह चमकती थीं। शायद सबसे प्रभावशाली वह शालीनता थी जो उसके हर कदम में झलकती थी। केवल लाइटनिंग मैनर जैसा कोई महापुरुष ही ऐसी योग्यता वाले किसी व्यक्ति का पालन पोषण कर सकता है। इसकी तुलना में शोरगुल मचाने वाला निर्दयी ली जिफेग लियू कियानयांग के आसपास भी नहीं था। लियू कियानयांग की उपस्थिति ही भीड़ की प्रशंसा पाने के लिए पर्याप्त थी, ठीक वैसे ही जैसे वह निश्चित रूप से लोगों को फ्लेमहेवन के युवाओं के बारे में भूलने में सक्षम था। कियानयांग, अगर तुम फ्लेम येलो ऑर्डर चाहते हो तो तुम्हें इसे अर्जित करना होगा। लियू किंग ने सलाह दी और उसके कपड़े ठीक किए। हाँ बहन, और धन्यवाद जीजाजी। लड़का बहुत विनम्र था, जिससे उसकी छवि कोमल और आज्ञाकारी लगती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसकी शक्ल सूरत का क्या मतलब है। ली यानफेग अभी भी ली तियानमिंग से एक कदम आगे था। ली तियानमिंग ने सोचा कि ली जिफेग को हराकर वह फ्लेमेलो ऑर्डर प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसने लियू कियानयान के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी, खासकर फ्लेमेलो ऑर्डर के असली प्राप्तकर्ता के रूप में। ली यानफेग जिस गर्मजोशी से लियू कियानयान को दिखा रहा था, उससे सभी को पता चल गया था कि उसने यह फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। आखिरकार उसने पहले कभी अपने दोनों बेटों के प्रति इतनी परवाह नहीं दिखाई थी। सच कहें तो ली तियानमिंग को ऐसा महसूस हुआ कि उसने ली यानफेंग की निम्नतम स्थिति को कम करके आंका था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू कियानयान का चेहरा, जो एक लड़की जैसा था, देखकर एक दो यादें ताजा हो गई थी। 3 साल पहले लाइटनिंग मैनर के लिन शियाओटिंग के कई अनुयायी थे, उनमें से कुछ 11 या 12 साल के थे। भले ही उसके सामने वाला लड़का बड़ा हो गया हो, ली तियानमिंग को उस समय का उसका रूप रंग मोटे तौर पर याद था। ये सही है, ली तियानमिंग ने 3 साल पहले लियू कियानयान को देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली यानफेग से अनुमति प्राप्त करने के बाद लियू कियानयांग ज़ेफायर टॉवर से कूद गया। उसकी क्रिस्टल साफ आंखें ली तियानमिंग पर टिकी थीं। ली तियानमिंग, जब बड़े भाई जियाओटिंग ने आपके जीवन बंधित जानवर को मार डाला, तो मैं इसे देखने के लिए वहां था। वास्तव में ये वही था। उस दिन अपनी हताशा और गुस्से में ली तियानमिंग ने लाइटनिंग मैनर के हर चेहरे को अपनी याददाश्त में जला दिया था, ताकि पता चल सके कि उसके दुश्मन कौन थे, और इसमें ये बच्चा भी शामिल था। बेशक वह अब एक छोटा लड़का था। आप फ्लेमिलो ऑर्डर पाने के बस थोड़े ही करीब थे। कितनी शर्म की बात है। इग्निस पोलिस के प्रतिस्पर्धी माहौल में ऑर्डर पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने फ्लेमहेवन के जरिए संस्थान में प्रवेश का आसान रास्ता चुना। मंच पर उतरते ही लियू कियानयांग ने यहां अपना उद्देश्य बताया। फ्लेमहेवन के गवर्नर के साले के तौर पर यह हर तरह से एक कानूनी कदम था। उनके शब्दों से ली जिफेग को आज भी मजाक बनना था, क्योंकि उनकी सीमा वारिस के पद तक सीमित थी, जबकि फ्लेमेलो ऑर्डर एक अप्राप्य सपना था। लाइटनिंग मैनर का असली कौतुक उस ऊंचाई पर था जिसकी बराबरी ली जिफेग कभी नहीं कर सकता था। आज वापसी का तुम्हारा प्रयास बुरा नहीं था। बहुत बुरा हुआ कि यह सिर्फ एक अंतिम प्रयास था। क्या तुम जानते हो कि बड़े भाई शियाओटिंग तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह तुम्हारी सारी उम्मीदें नष्ट नहीं करना चाहते थे। आखिरकार तुम्हें संघर्ष करते देखना कहीं ज्यादा मनोरंजक है ना? उसके गालों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। लियू कियानयांग वह अच्छा लड़का नहीं था जो वह दिख रहा था। उसने जो भी शब्द बोले, उसका उद्देश्य ली तियानमिंग की इच्छा को कुचलना था। ली तियानमिंग का फ्लेमिलो साइंस इंस्टीट्यूट में वापस लौटने का एक मुख्य कारण इन प्रतिभाशाली लोगों से अपना बदला लेना था, लेकिन कौन जानता था कि उनमें से कोई एक फ्लेमहेवन तक का रास्ता खोज लेगा। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो यह वास्तव में अजीब लगता है। मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत संघर्ष करूंगा, लेकिन आप मुझे फिर से कुचल देंगे। ली तियानमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बढ़िया है। चलो समय बर्बाद न करें, मुझे देखने दे कि इन 3 सालों में तुम में कितना सुधार हुआ है।
जैसे ही उसने कहा, लियू कियानयांग ने अपने जीवनबद्ध जानवर को बुलाया। फ्लेमहेवन में ज्यादातर पक्षी थे, लेकिन आज हालात अलग थे जब एक चीता लियू कियानयांग के पीछे से छलांग लगाकर बाहर आया। चीता तेज लेकिन विशाल था, उसके पंजे उस्तरे की तरह तीखे थे, और उसकी खासियत उसके शरीर से गुजरने वाली बिजली की चमक थी। यह एक 5 सितारा जीवनबद्ध जानवर था। लाइटनिंग बोल्ट चीता एक बिजली प्रकार का स्थलीय जानवर। लाइटनिंग बोल्ट चीता 4 पंखों वाले गोल्ड रॉक ली तियानमिंग से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली प्राणी था। आखिरकार लाइटनिंग मैनर में किसी को प्रतिभाशाली माने जाने के लिए 5 सितारे न्यूनतम थे। लियू कियानयांग मुस्कुराया, उसे अपने वंश और अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। चौथे और 9वें स्तर के बीस्ट वेन के बीच लड़ाई। निश्चित रूप से कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यह सिर्फ बेवकूफी होगी। ली तियानमिंग को बस एक नजर में ही पता चल गया कि यह एक तरफा लड़ाई होगी। वह ली जिफेई को हरा पाया, इसका मुख्य कारण उसकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता थी। लेकिन बिजली प्रकार के दुश्मन के खिलाफ चीता अकेले ही छोटी लड़की का काम तमाम कर देगा। ठीक है, चलो तुम्हें परखते हैं कि तुम जवाब नहीं दोगे। लियू कियानयांग की एक हथेली से तूफान आया, जो उसके 9वें स्तर के जानवर की नसों से जानवर की शक्ति द्वारा समर्थित था। यह एक भयानक चाल थी, और हमले का दबाव ही ली तियानमिंग का दम घोटने के लिए पर्याप्त था। हमले से अभिभूत ली तियानमिंग को मंच से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे तूफान जारी रहा, झोंके ने ली तियानमिंग को पकड़ लिया, जिससे उसे 30 कदम पीछे हटना पड़ा। अंतर बहुत बड़ा था। 5 स्तरों के अंतर के साथ ली तियानमिंग तूफान के सामने मुश्किल से सीधा खड़ा हो सकता था। अपनी उग्र घृणा के बावजूद ली तियानमिंग विवेकशील बने रहे। 3 साल की कठिनाई और सहनशीलता ने उन्हें सिखाया था कि शिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक असली शिकारी कभी भी जानवर से सीधे नहीं भिड़ता, बल्कि घातक हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। आज जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था, और वह निस्संदेह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। फिर भी ली तियानमिंग ने खुद को साबित कर दिया था। ली जिफेई को हराकर और ली यानफेई को शर्मिंदा करके ली तियानमिंग ने दिखाया कि वह कोई कचरा नहीं था जिसे वे अपनी मर्जी से फेंक सकते थे। जैसे ही वह उतरा, ली तियानमिंग ने अपने लाइटनिंग बोल्ट चीता पर बैठे लियू कियानयांग की ओर देखा, जिसने धीरे से कहा, आपकी बीस्ट की केवल बीस्ट वेन के 6ठे स्तर तक ही पहुंच सकती है। आपके इस एक सितारा जीवनबद्ध बीस्ट के साथ जीवन भर के लिए अपंग होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप केवल इतना ही करने में सक्षम हैं, तो चले जाइए। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हैं। यह देखकर कि ली तियानमिंग लियू कियानयांग के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं कर सका, भीड़ को एहसास हुआ कि फ्लेमहेवन और लाइटनिंग मैनर के बीच का अंतर उनकी कल्पना से परे था। ये लियू कियानयांग ली जिफेई से छोटा था, और फिर भी वह 2 पूरे स्तर ऊपर था। जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सभी को लगा कि ली तियानमिंग अब तक निराश हो चुका होगा, लेकिन उसके धैर्य ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि किसी ने भी उस जानलेवा नजर पर ध्यान नहीं दिया जो वह लियू कियानयांग को दे रहा था। वह अंततः इस हथेली के अपमान को वापस उसी को लौटा देगा। जरूर, लियू कियानयांग ने कहा, जबकि उसका लाइटनिंग बोल्ट चीता धीरे धीरे अधीर हो रहा था और बेचैनी से गुर्रा रहा था। तुम फ्लेमहेवन कब छोड़ोगे? ली तियानमिंग ने अपना सिर उठाया। अगर ली यानफेई उसे डरा नहीं सका, तो लियू कियानयांग क्यों डराएगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद 1 महीने में। लियू कियानयांग ने कुछ देर सोचा। उसकी बहन शादीशुदा थी, और उसे फ्लेमेलो ऑर्डर मिल चुका था, इसलिए उसके लिए ज्यादा समय तक रुकने का कोई कारण नहीं था। 1 महीना काफी से ज्यादा लग रहा था। बहुत बढ़िया। 1 महीने बाद इसी जगह पर मैं तुम्हारे उस कष्टप्रद मग को मुक्का मारूंगा। अगर तुम हार गए, तो फ्लेमेलो ऑर्डर मेरा हो जाएगा। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? एक बार फिर ली तियानमिंग ने सभी को चौंका दिया। उसने हार मान ली थी, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था। 1 महीने बाद लियू कियानयांग और भी मजबूत हो जाएगा, जबकि वह अभी भी अपने एक सितारा लाइफबाउंड जानवर से लटका हुआ होगा, तो उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ 1 महीने में बहुत सुधार कर सकता था। इसमें मेरे लिए क्या है? लियू कियानयांग ने नाक भान सिकोड़ी। बस मेरी जिंदगी, ली तियानमिंग ने कहा। शर्त लग गई है। मेरे जीजा ने तुम्हें पाला, तुम्हें खेती करना सिखाया, यहां तक कि तुम्हें संस्थान भी भेजा। फिर भी तुमने उनके भरोसे को तोड़ा, अपराध किए, और बड़े भाई शियाओटिंग द्वारा दंडित किए जाने के बाद भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। आज एक खुशी का अवसर होना चाहिए था, और फिर भी तुमने शांति भंग करने का विकल्प चुना। तुम्हारे जैसे कृतघ्न छोटे कमीने को हटा दिया जाना चाहिए। अगर मेरे जीजा अपने ही खून खराबे को मारने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो मैं उनके घर की सफाई में उनकी मदद करूंगा। लियू कियानयांग ने ज़ेफिर स्क्वायर में मौजूद सभी लोगों के सामने घोषणा की। उनके भाषण में धार्मिकता की प्रशंसा हुई, खासकर ज़ेफिर टॉवर के रईसों से।
ली तियानमिंग हंस पड़े। कितना मार्मिक भाषण था। विडंबना यह है कि ली यानफेंग ने लियू qianniang द्वारा कही गई हर बात पर मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दी थी, जिससे उसे लगभग संदेह हो गया था कि क्या ली यानफेंग वास्तव में उसके पिता थे। पिछले 3 वर्षों में ली तियानमिंग ने अपनी मां से कई बार यह सवाल पूछा था, और चूंकि उसकी मां ने कभी उससे झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसे यह मानना पड़ा कि यह सच था। ये वाकई विडंबनापूर्ण था। लाइटनिंग मैनर से एक बाहरी व्यक्ति ली यानफेंग को उसके अपने बेटे से छुटकारा दिलाने में मदद करने का दावा कर रहा था, और ली यानफेंग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इसके अलावा वह इस बाहरी व्यक्ति की बहन को कमर से पकड़े हुए था, और ऊपर से ली तियानमिंग को उदासीनता से घूर रहा था। हालांकि चूंकि उसने बहुत पहले ही ली यानफेंग पर उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसे यह परेशान करने वाली बात नहीं बल्कि मनोरंजक लगी। माता पिता बनने के लिए इतना ही काफी है। कम से कम उसे ऑर्डर पाने का एक आखिरी मौका तो मिल गया था। यह उसके लिए संस्थान में वापस लौटने का एकमात्र तरीका था, और ली यानफेंग के लिए भी अपनी मां और उसे सम्मान के साथ शहर से बाहर भेजने का एकमात्र तरीका था। आज जो कुछ भी हुआ और ली यानफेंग ने जो चालें चली, वे केवल इसमें देरी करेगी। आज एकमात्र असली हारे हुए व्यक्ति ली ज़िफेंग थे, जिन्हें न केवल ली तियानमिंग ने हराया, बल्कि उनका फ्लेमेलो ऑर्डर भी छीन लिया गया। जब उन्होंने चुपचाप लियू qianniang को देखा, तो शायद उन्हें भी वैसा ही महसूस हुआ जैसा ली तियानमिंग को तब हुआ था जब उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। कर्म ने निश्चित रूप से दिलचस्प तरीके से काम किया। तो वह 1 महीने में फिर से फ्लेमेलो ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए लियू qianniang को चुनौती देने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? गवर्नर ने कहा कि वह सिर्फ अपने पिछले अनुभव पर भरोसा कर रहे थे और वह कभी भी बीस्टवेन चरण से आगे नहीं जा सकते। तो फिर उसने ऐसा क्यों व्यवहार किया जैसे कि वह लाइटनिंग मैनर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? हाँ, बेशक उसे जाने से कम थोड़ा सा जवाबी हमला तो करना ही था, वरना वह क्या करेगा, बस कुत्ते की तरह रेंग कर निकल जाएगा। सभी लोग हंस रहे थे, उन्होंने ली तियानमिंग को सहानुभूतिपूर्वक देखा। अंत में, वह सिर्फ एक जोकर था, जो अपने नाटकीय बदला कहानियों का सपना देख रहा था। आश्चर्य की बात नहीं कि लियू qianniang ने भी उसकी परवाह नहीं की। केवल ली तियानमिंग ही जानता था कि उसके कथन मजाक के तौर पर नहीं थे। उसने ली यानफेंग पर एक आखिरी नजर डाली। ज़ेफिर टॉवर के ऊपर उस आदमी ने युवा सुंदरता को अपनी बाहों में ले रखा था, दोनों लापरवाही से बातें कर रहे थे। लियू qianniang की आज की उपस्थिति ने ली तियानमिंग की सारी योजना को बाधित कर दिया था, जिससे ली यानफेंग को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला जा सका। लेकिन क्या यह अंत हो सकता है? बस आप देखते जाइए। क्या इसमें 1 महीना भी लगेगा? डॉट 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 डॉट। रात हो गई और दुल्हन के कमरे में जीत की भावना छा गई। ली यानफेंग के हाथ में एक कप था जिसमें लियू किंग लगातार शराब भर रही थी। दोनों स्पष्ट रूप से अपने समय का आनंद ले रहे थे। लियू किंग का चेहरा शराब के नशे में लाल हो गया था, जो हल्के से रसीले आड़ू की तरह चमक रहा था। हालांकि ली यानफेंग ने ठीक से कपड़े पहने और बैठा था, लेकिन सुंदरता अभी उसके दिमाग में पहली चीज नहीं थी। यानफेंग, रेड ट्विल माउंटेन पर मन्ना के लिए प्रतियोगिता के बारे में मेरा भाई आप पर निर्भर रहेगा। लियू किंग ने अपना हिस्सा खत्म करने से पहले फिर से गिलास भर लिए। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। आप चिंता मत करो, रेड ट्विल माउंटेन मेरा क्षेत्र है। वहां जो भी मन्ना होगा, उस पर मेरा नाम लिखा होगा। ली यानफेंग बहुत आश्वस्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 14 लाइटनिंग मैनर की प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा। युगों का पशु प्रधान लाइटनिंग मैनर के प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक प्रतियोगिता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 14 लाइटनिंग मैनर की प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा। यानफेंग, मैं अभी भी चिंतित हूँ। प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है, खासकर इसलिए क्योंकि मन्ना एक दुर्लभ संसाधन है जो किसी जीवित प्राणी के पास सितारों की संख्या बढ़ा सकता है। हम सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, लियू किंग ने कहा। वास्तव में, एक जीवनबद्ध जानवर के सितारे एक जानवर मास्टर की प्रतिभा और उसके उच्चतम प्राप्त करने योग्य साधना क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। 5 सितारा जीवनबद्ध जानवर फ्लिमहेवन के सर्वश्रेष्ठ फ्लेमिलोस्कियंस इंस्टीट्यूट में केवल सबसे निचले स्थान पर होंगे। ली यानफेंग ने शराब के गिलास से छेड़छाड़ करते हुए सिर हिलाया। अगर वह अपने जानवर को 6 सितारा जीवनबद्ध जानवर में विकसित कर सकता है, तो उसके पास स्वर्ग के अभयारण्य के साथ बातचीत करने का अधिक मौका होगा। बेशक इससे आपको लाइटनिंग मैनर में अधिक शक्ति भी मिलेगी। अनादिकाल से मन्ना के जन्म ने हमेशा एक पागल भीड़ पैदा की है। भले ही इस बार जो मिला है वह सिर्फ सबसे बुनियादी मन्ना है, फिर भी यह अमूल्य होगा। यानफेंग, हम वाकई भाग्यशाली थे कि यह आपके फ्लेमहेवन के बाहरी इलाके रेड ट्विल माउंटेन में पैदा हुआ।
केवल आप ही कियानयांग को इस दुर्लभ संसाधन को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं और उसे अपना लाइटनिंग बोल्ट चीता विकसित करने दे सकते हैं। लियू किंग ने अपना गिलास फिर से भरते हुए ली यानफेक को आंख मारी। रेड ट्विल माउंटेन बहुत बड़ा है, इसका परिदृश्य जंगलों और दरारों से ढका हुआ है। वहां बहुत सारे जंगली जानवर छिपे हुए हैं जिनमें जन्मजात क्षमताएं हैं। इसे हल्के ढंग से कहें तो यह एक खतरनाक जगह है, ली यानफेग ने समझाया। अपनी युवा पीढ़ियों को ऐसी परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करने और बढ़ने देने के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लाइटनिंग मैनर की वर्तमान ऊंचाई है। बेशक प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी, क्योंकि लूट के लिए 7 अन्य योग्य शिष्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शुक्र है कि कियानयांग शायद उनमें से अधिकांश से अधिक शक्तिशाली है और उसे आपकी मदद भी मिलेगी। उसके पास जीतने के काफी मौके हैं, लियू किंग ने उत्तर दिया। बाकी जूनियर कब आएंगे और उनके साथ कौन आ रहा है? लाइटनिंग मैनर से विशेषज्ञ। जल्द ही। हमारी शादी की वजह से मुझे पहले आने की अनुमति दी गई थी। उन बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित किया जाएगा, लेकिन रेड ट्विल माउंटेन में प्रवेश करने के बाद उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि यह युवा पीढ़ी के लिए एक परीक्षा माना जाता है। तो हम दोनों 3 दिन बाद कियानयांग को रेड ट्विल माउंटेन में ले आएंगे। हाँ, उस दिन हर टीम एक ही समय पर पहाड़ पर प्रवेश करेगी। ली यानफेग ने अपना सिर हिलाया। मन्ना 4 स्तरों में विभाजित है, शाही, गहरा, स्थलीय और आकाशीय। यहां तक कि सबसे बुनियादी शाही मन्ना भी एक जीवनबद्ध जानवर को 7 सितारों तक विकसित कर सकता है। ये कैसे काम करता है, इसका अस्तित्व, ये सब एक पहेली बने हुए हैं। लोग केवल यह मान सकते हैं कि यह ईश्वर की कृपा है, यही कारण है कि हम इसे मन्ना कहते हैं। उच्च श्रेणी का मन्ना पाना मूल रूप से असंभव है। इस समय हम जिस पर विचार कर रहे हैं वो सबसे बुनियादी किस्म का है, जिसे मुश्किल से शाही मन्ना माना जा सकता है, और फिर भी इसे पाने की कोशिश पागलपन भरी है। शुक्र है कि लाइटनिंग मैनर के पास बेहतरीन खुफिया जानकारी है और वह सबसे पहले यहां पहुंच सकता है। जब लियू किंग ने लाइटनिंग मैनर का जिक्र किया तो उसका गर्व साफ झलक रहा था। ली यानफेग जानता था कि वह हमेशा लाइटनिंग मैनर की सदस्य रहेगी और फ्लेमहेवन की कभी नहीं, भले ही उसने उससे शादी कर ली हो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह भी लाइटनिंग मैनर का हिस्सा बन जाएगा। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली तियानमिंग जब घर लौटे तो बारिश देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहले आसमान साफ था। उसे डर था कि उसकी माँ बारिश में भीग जाएगी। उसे राहत तब मिली जब उसने देखा कि वह अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। कितना आराम है। ली तियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह बाहर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह खुशी से सो रही थी। वह उसके बिस्तर के पास इंतजार कर रहा था। जब वह आखिरकार जागी तो रात हो चुकी थी। वह ली तियानमिंग को देखकर शर्म से मुस्कुराई, जो उसके बिस्तर के पास सुरक्षित और स्वस्थ था, और पूछा, फ्लेमेलो ऑर्डर कहाँ है? क्या हमें अब अपने रास्ते पर चलना चाहिए? ली तियानमिंग ने अपनी माँ की इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कितनी आश्वस्त थी। हाँ, मैंने जिफे को एक अच्छा सबक सिखाया, लेकिन कुछ हुआ। परिणामस्वरूप मुझे फ्लेमेलो ऑर्डर नहीं मिला। और वह कुछ है? वेई जिंग ने पूछा, जिस पर ली तियानमिंग ने लियू कियानयांग के साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। 1 और महीना। मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहती। फ्लेमहेवन बहुत गर्म है, मैं उत्तर में कहीं रहना चाहती हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए ली तियानमिंग को एक बच्चे की याद दिला दी। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं 1 महीने के बाद उसे हरा सकता हूँ। यह मेरी समस्या नहीं है, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आधा महीना दे रही हूँ। उसकी मुस्कुराहट से यह स्पष्ट हो गया कि वह ली तियानमिंग के साथ बस मजाक कर रही थी। ठीक है, जो कहना है कहो। जब मैं उससे हार जाऊंगा और छोटी चिड़िया चीते का निवाला बन जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी क्रूर है। ली तियानमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बकवास। वह चूतिया मुझे खाने के बारे में सपने देख सकता है, क्योंकि मैं उसका चेहरा नोचने वाला हूँ। छोटी लड़की ने झपट्टा मारा। ली तियानमिंग ने नाक भान सिकोड़ी। अपना भूपू बजाना बंद करो, पहले मंच पर चूहा कौन था? हाँ, आप गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह मैं नहीं था। मैं उस बिल्ली का चेहरा नोचने ही वाला था, लेकिन आपको बस उसे छोड़ने के लिए मुझसे विनती करनी पड़ी। मैंने उदारतापूर्वक उसे 1 और महीने तक जीने देने का फैसला किया, छोटी लड़की ने उदास होकर कहा। मुझे विश्वास है कि यह छोटी लड़की बहुत सक्षम है। वेई जिंग ने छोटी लड़की को कोमलता से देखा। देखो, मेरी माँ मेरी सराहना कर सकती है, तुम्हारे विपरीत, छोटी लड़की ने ताना मारा, और वेई जिंग की बाहों में कूद गई। चलो, यह मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वह अंडे नहीं देती। ली तियानमिंग ये देखकर अवाक रह गया कि छोटी सी चूजी खुद को कितना परिचित बना रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे जीवन क्षेत्र में थी और मैं तब पैदा हुई थी जब तुम पैदा हुई थी।
अगर वह मेरी माँ नहीं है तो क्या तुम मुझे बता रही हो कि वह तुम हो? मम्मी तियानमिंग, छोटी लड़की ने जवाब दिया। ली तियानमिंग ने जब इस बारे में सोचा तो ये बात सच साबित हुई। ज्यादातर जानवरों के मालिकों की तरह ली तियानमिंग ने भी अपने जानवर को भाई बहन की तरह ही माना। वे एक साथ लड़ते थे और एक साथ खेती करते थे, ऐसा रिश्ता जो भाई बहनों के बीच भी नहीं होता। उसने मिरास को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती माना था, और जब वह इस छोटी सी लड़की के साथ सिर्फ एक दर्जन दिन ही रहा था तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अरे, जब वह तुम्हारी माँ भी है तो क्यों न उसे तुम्हारा नाम रखने दिया जाए? तुम्हें हर समय छोटी लड़की कहना बहुत बड़ी परेशानी है। ली तियानमिंग के दिमाग में अचानक एक विचार आया। मेरा नाम इटर्नल इन्फेनल फीनिक्स है, छोटी लड़की ने गर्व से घोषणा की। बहुत लंबा है, हमें एक उपनाम की जरूरत है। माँ, आप सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। ली तियानमिंग जानता था कि उसकी माँ को नाम रखने का अच्छा ज्ञान था क्योंकि वह बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने ही ली तियानमिंग का नाम रखा था, जिसका अर्थ था भाग्य। मैं। वेई जिंग ने छोटे चूजे को आंखों के स्तर पर लाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, 3 साल तक तियानमिंग अंधेरे में इधर उधर टटोलता रहा। तुम, और सिर्फ तुम, उसके जीवन में रोशनी वापस लाए हो। हालांकि तुम अभी छोटे और कमजोर हो सकते हो, लेकिन तुमने हमें उम्मीद दी, जैसे काली रात में जुगनू। इसलिए तुम्हारा नाम यंग हुओ जुगनू होगा। तुम क्या सोचते हो? मैं। यंग हुओ। छोटी लड़की ठिठक गई, शायद उसे पहले से ही नाम के साथ एक विशेष जुड़ाव महसूस हो रहा था। लेकिन ये पर्याप्त रूप से ढीठ नहीं है, और इसकी छवि से मेल नहीं खाता। ये गलत विज्ञापन है। ली तियानमिंग मुस्कुराया। नहीं, मुझे ये नाम चाहिए। ये सुनकर छोटी चिड़िया भड़क उठी और वह पागलों की तरह ली तियानमिंग को मारने की कोशिश करने लगी। हाँ, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि अनंत नारकीय फीनिक्स को एक नया नाम दिया जाएगा, यंग हुओ। ली तियानमिंग को शायद ही लगा कि ये दिन सफल रहा। वह ली यानफेंग को अपने सामने झुकाने में असफल रहा था, और उसने सोचा कि यह एक दुखद रात होगी। लेकिन माँ के इतने शांत होने और छोटी लड़की के इतने खुशमिजाज होने के कारण वह फिर भी रात के लिए अपना बोझ नीचे रखने और अच्छी तरह से हंसने में कामयाब रहा। घर में ऐसा ही एहसास होता है। एक माँ जो अपने बेटे पर बिना किसी शर्त के भरोसा करती है, हमेशा अपने बेटे को प्यार और देखभाल देती है। एक भाई जिसके साथ वह मजाक कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ता भी है। उसे उम्मीद थी कि उसके साथ और भी भाई बहन आएंगे, क्योंकि अभी भी 9 अंडे थे, जिनमें से एक में पहले से ही अंडे फूटने के संकेत दिख रहे थे। ली तियानमिंग परिवार के इस नए सदस्य का इंतजार नहीं कर सकता था। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि मोमबत्ती की रोशनी में उसकी माँ और भी बूढ़ी लग रही थी। ये जानकर कि वह उसे कभी भी छोड़कर जा सकती है, उसे अपनी मौत की आशंका से भी ज्यादा डर लगा। हमारे पास साफ स्पिरिट घास नहीं बची है, यही एक चीज है जो माँ के जीवन को आसान बना सकती है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन ली तियानमिंग अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं अभी लियू qianniang और फ्लेमेलो ऑर्डर को अलग रख दूंगा। मैं अब रेड ट्विल माउंटेन की यात्रा करूंगा और ज्यादा साफ स्पिरिट घास इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। मेरी ताकत वापस आने से पहले रेड ट्विल माउंटेन की हर यात्रा जानलेवा खतरों से भरी होती थी। यही वजह थी कि माँ ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अब मैं उन्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। साफ स्पिरिट घास वास्तव में कोई कीमती जड़ी बूटी नहीं थी, लेकिन मुख्य समस्या इसकी कमी थी। ज्यादातर लोगों के पास इसका कोई उपयोग नहीं था, जिससे बाजार में इसे पाना मुश्किल हो गया। इसका एकमात्र स्रोत रेड ट्विल माउंटेन था। अगले 2 दिनों तक ली तियानमिंग ने अपनी माँ की जरूरत की हर चीज तैयार करने में मदद की। हालांकि उसका पालतू जानवर भी बीमार था, फिर भी वह महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी मदद कर सकता था। अगर तुम्हें कोई नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, बस जल्दी से जल्दी वापस आना याद रखना। जब उसके जाने का समय आया तब भी वेई जिंग अनिच्छुक थी। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और वह बस यही चाहती थी कि ली तियानमिंग उसके साथ रहे। बेशक, ली तियानमिंग ने अपनी अगली यात्रा पर निकलने से पहले कहा, अगला पड़ाव रेड ट्विल माउंटेन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 15 पृथ्वी पर देवी। युगों का पशु प्रधान, धरती पर देवी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 15 पृथ्वी पर देवी। रेड ट्विल माउंटेन के आसपास का इलाका ऊबड़ खाबड़ था, जो ज्यादातर पहाड़ियों और जंगलों से ढका हुआ था। जानलेवा जंगली जानवरों और जहरीले जीवों से भरा यह इलाका ऐसा था जहां सिर्फ सबसे योग्य लोग ही बच सकते थे। इंसानों और जानवरों दोनों की अनगिनत लाशें गीली मिट्टी और मृत पत्तियों के नीचे छिपी हुई थीं, जिन्हें बाकी दुनिया भूल चुकी थी। रात में यह और भी खतरनाक हो जाता था, जहां दृष्टि को दबाने वाला कोहरा और जानलेवा जीवों द्वारा हमला किए जाने का लगातार खतरा बना रहता था।
ली तियानमिंग ने पहाड़ के बाहरी इलाके में 2 दिन बिताए थे, जहां कई अन्य लोग पौधे और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कोई खास लाभ नहीं था। अब जब उसकी साधना वापस आ गई थी, तो उसने और आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इग्निस पोलिस में स्पष्ट स्पिरिट घास बेचते हैं। यदि वे नहीं बेचते हैं, तो मुझे और अधिक तैयार करना चाहिए, ली तियानमिंग ने बड़बड़ाया। इग्निस पोलिस वर्मिलियन बर्ड की राजधानी थी। न केवल फ्लेमिलोसियोन इंस्टीट्यूट और लाइटनिंग मैनर इग्निस पोलिस में स्थित थे, बल्कि यह राष्ट्र के शासकों वर्मिलियन बर्ड कबीले का भी घर था। 2 दिनों की लगातार खोज के बाद भी ली तियानमिंग को केवल एक स्पष्ट स्पिरिट घास ही मिल सकी। कृपया पहाड़ के गहरे हिस्सों में और अधिक होने दें। गहरे हिस्से खतरनाक जगहें थी जहां कुशल और अनुभवी जानवर स्वामी भी नहीं जा सकते थे। आखिरकार जंगली जानवर मूल रूप से जीवनबद्ध जानवरों से अलग थे। बाद वाले बुद्धिमान प्राणी थे जो एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम थे, जबकि जंगली जानवर सोचने में सक्षम नहीं थे और मजबूत होने के लिए दूसरों का शिकार करने पर निर्भर थे। यह एक आग का लिंगजी है। पहाड़ के अंदरूनी हिस्सों में अपने तीसरे दिन ली तियानमिंग और यंग हुओ को एक मुश्किल से पहुंचने वाली चट्टान पर एक दुर्लभ लिंगजी मशरूम मिला। जब सूरज की रोशनी की किरणें उस पर पड़ी तो लिंगजी जल भी गया। मुझे करने दो। छोटे चूजे ने अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही मशरूम को चट्टान से उठा लिया। भागने का समय आ गया है। जड़ी बूटी चुनने के बाद दोनों ने दृढ़ता से वहां से प्रस्थान किया। आखिरकार इस तरह के प्राकृतिक खजानों की अक्सर जंगली जानवरों द्वारा रक्षा की जाती थी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जंगली जानवरों के लिए भी लाभदायक थीं, लेकिन वे इसके बारे में सतर्क थे। लिंगाजी का सीधे सेवन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा जंगली जानवर के शरीर के अंदर फट जाती, जिससे वह तुरंत मर जाता। यही कारण था कि इस तरह के खजानों को उनके संरक्षक के अवकाश पर अवशोषित करने के लिए वहां छोड़ दिया जाता था। दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, और अगर अयस्क जमीन से इस ऊर्जा को अवशोषित करके आत्मा अयस्क बना सकते हैं, तो पौधे भी ऐसा कर सकते हैं। अपने वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में पर्याप्त समय बिताने के बाद ये पौधे धीरे धीरे स्वर्गीय पैटर्न विकसित करेंगे। आत्मा अयस्कों की तरह स्वर्गीय पैटर्न विकसित करने वाले पौधों को आत्मा जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता था। उनकी गुणवत्ता उनके स्वर्गीय पैटर्न के रंग से निर्धारित होती थी। आत्मा अयस्कों की तरह लाल से सफेद तक के 9 अलग अलग रंग थे, जिनमें लाल सबसे आम था और सफेद स्वर्गीय पैटर्न सबसे दुर्लभ था। साफ स्पिरिट घास में सिर्फ लाल स्वर्गीय पैटर्न होते हैं, और इसे स्पिरिट जड़ी बूटियों की सबसे निचली श्रेणी माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अभी भी महत्वपूर्ण चिकित्सा उपयोग है। ली तियानमिंग ने अग्नि लिंगजी का अध्ययन करते हुए कहा। इसमें थोड़ा जला हुआ नारंगी स्वर्गीय पैटर्न था, जिससे पता चलता है कि अग्नि लिंगजी एक टियर 2 स्पिरिट जड़ी बूटी थी। बहुत बढ़िया, यह आपका हिस्सा है। जैसे ही ली तियानमिंग सोच रहा था कि वह अग्नि लिंगजी को कितने में बेच सकता है, छोटे चूजे ने उसे आधे में फाड़ दिया और जड़ी बूटी के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप क्या कर रहे हो, मूर्ख? अगर मैं स्पिरिट अयस्क खा सकता हूं, तो मुझे इसे खाने से कौन रोक रहा है? यंग हुओ ने उसे घूरते हुए पौधे का आधा हिस्सा उसके चेहरे पर फेंक दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, छोटी चिड़िया ने पहले ही आग के लिंगजी का एक अच्छा हिस्सा खा लिया था। वाह, मैं जल रहा हूं। अपनी सारी शेखी बघारने के बावजूद यंग हुओ की त्वचा अब जल रही थी, और छोटा सा आग का गोला पागलों की तरह इधर उधर उछलने लगा। हाँ, ये सही है। इटरनल इन्फेनल फीनिक्स वास्तव में एक अद्भुत प्राणी था, जो ऊर्जा के इतने मजबूत विस्फोट को सहन करने में सक्षम था। इसने जड़ी बूटी से ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए इटरनल इन्फेनल कोडेक्स का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। इसकी तुलना में अन्य जानवर इसे इस तरह से कभी नहीं खाएंगे, और इसे धीरे धीरे परिष्कृत करने और अवशोषित करने में शायद 1 दर्जन दिन लगेंगे। ली तियानमिंग, मैं तुम्हें इसे खाने की चुनौती देती हूँ, हालांकि मुझे शक है कि तुम में हिम्मत है या नहीं। हे, यंग हुओ ने ताना मारा। हाँ, ली तियानमिंग हंसा। यह पहली बार नहीं था जब उसके पेट में जलन हुई थी। कुछ ही देर में उसने आग की लपटें निगल ली। जैसे ही यह जड़ी बूटी उसके गले से नीचे उतरी, ये सुन्न करने वाली, झुलसाने वाली लावा की धारा में बदल गई, और जैसे ही यह उसके पेट में गई, यह मैग्मा निगलने से ज्यादा अलग नहीं लगा। अग्नि लिंगजी को नारंगी स्वर्गीय पैटर्न बनाने के लिए पर्याप्त सार को अवशोषित करने में वर्षों लग गए। इन 2 राक्षसों के अलावा कोई भी इसे कच्चा खाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो केवल अनंत नरकीय शरीर की असाधारण अग्नि प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही संभव था। कुछ ही समय में ली तियानमिंग भी आग के गोले की तरह जलने लगा। बेशक यह उसके लिए साधना करने का एक बढ़िया अवसर था। दोनों ने अभी अभी जो जबरदस्त ऊर्जा अवशोषित की थी, उसका उपयोग करते हुए ली तियानमिंग और यंग हो ने अपनी पशु शिराओं को चैनल करके इस ऊर्जा को अनंत नरकीय पशु की में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वे 5वें स्तर की पशु शिरा में प्रवेश करना चाहते थे।
जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे इस धधकती ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में परिवर्तित किया, उनका दर्द भी कम होता गया और यह आसान होता गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरी तरह से अग्नि लिंगजी को अवशोषित कर लिया। जैसी कि उम्मीद थी, उन दोनों ने जानवर शिरा चरण के 5वें स्तर तक सफलता हासिल की। आह, तुम्हारे साथ साधना करने से मुझे ऐसा लगता है जैसे हम साथ में रात बिता रहे हैं। ये घिनौना है, मैं एक सुंदर लड़की ढूंढना चाहता हूँ और उसके साथ साधना करना चाहता हूँ। छोटी लड़की ने आहें भरने का नाटक किया, हालांकि इस सफलता ने उसे बहुत ऊर्जा दी थी। ली तियानमिंग ने मजाक में कहा, आप अभी जंगल में हैं, आपको महिला भूत मिलने की संभावना बहुत अधिक है। वह पहले ही 5वें स्तर के बीस्ट वेन तक पहुंच चुका था, उसकी शक्ति लगभग 3 साल पहले के बराबर थी। ऐसी अविश्वसनीय सुधार गति केवल प्राइमोर्डियल कैस बीस्ट के रक्त से ही संभव हो पाई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह शायद अपनी अग्नि प्रतिरक्षा का उपयोग किए बिना भी ली जिफेक को आसानी से हरा सकता है, लेकिन यह अभी भी लियू कियानयान के लिए पर्याप्त नहीं है, जो 9वें स्तर के जानवर शिरा पर है। ली तियानमिंग ने उस किशोर के बारे में सोचकर भौहें सिकोड़ ली। अग्नि लिंगजी को अवशोषित करने के बाद वे पहाड़ में और आगे बढ़ गए। ली तियानमिंग ने अपने बाएं हाथ से दस्ताने को हटा दिया ताकि उस पर लगी तीसरी आंख का उपयोग कर सके। उसने महसूस किया कि इस एक आंख से दृश्य उसकी वास्तविक आंखों से भी अधिक स्पष्ट था। छोटी चिड़िया कांप उठी। इसका इस्तेमाल मेरी तरफ देखने के लिए मत करो, इससे मुझे बेचैनी होती है। क्या काया है? ली तियानमिंग यंग हुओ पर हंसने का कोई मौका नहीं जाने देगा। जैसे ही छोटी लड़की जवाब देने वाली थी, उन्होंने दूर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, जैसे कोई पेड़ गिर रहा हो। उसी समय जमीन कांपने लगी और गड़गड़ाहट की आवाज के स्रोत से जानवरों की हल्की दहाड़ें गूंजने लगी। जंगली जानवर। ली तियानमिंग ने इसे तुरंत पहचान लिया। एक जंगली जानवर की दहाड़ में एक विशिष्ट आदिम गुण समाहित था, एक ऐसे प्राणी के रूप में जिसमें बुद्धि का अभाव था और जो अपनी मूल इच्छाओं का पीछा करता था। जैसे ही वे जंगली जानवर से दूर भागने वाले थे, ली तियानमिंग अचानक वहीं पर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें जानवर की दिशा में घूर रही थी। एक मादा भूत, छोटा चूजा, जो उसके सिर के ऊपर खड़ा था, भी जो कुछ उसने अभी देखा उससे चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वे जंगली जानवर के बारे में सही थे, लेकिन वह किसी का पीछा करने में व्यस्त था, वह मादा भूत जिसका जिक्र यंगहुओ कर रहा था। भूत, ये तो बिल्कुल देवी है। ली तियानमिंग ने फ्लेमिल ओसियोन इंस्टीट्यूट में बहुत सी सुंदरियों को देखा था, उनमें से एक म्यू किंग थी। इग्निस पोलिस ने वर्मिलियन बर्ड नेशन की कई सबसे खूबसूरत महिलाओं को इकट्ठा किया था, उनमें से कुछ प्रतिभाशाली थीं और अन्य प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाली थीं। यहाँ तक कि फ्लेमहेवन में भी लियू किंग जैसी कई आकर्षक महिलाएं थीं, जिनकी मुस्कान कई पुरुषों को पागल कर सकती थी। और फिर भी अपने पिछले अनुभवों के बावजूद ली तियानमिंग ने अपनी ओर दौड़ती हुई आकृति को देखा तो समय रुक गया। लड़की एक चमकदार सफेद धुंध में लिपटी हुई लग रही थी, उसके रेशमी काले बाल काली स्याही की तरह बह रहे थे। उसका चेहरा एक चिकना अंडाकार आकार का था, चेहरे की विशेषताएं उस पर कला के एक टुकड़े की तरह पूरी तरह से संतुलित थीं। यह उसकी आंखों के लिए विशेष रूप से सच था, एक स्वप्निल रात के आकाश के नीचे सितारों की तरह उज्ज्वल और मंत्रमुग्ध करने वाला। उसने फिरोजी रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर के आकर्षण को सुखद ढंग से उभार रही थी। उसकी गोरी त्वचा सबसे उत्तम जैड की तरह महीन थी, इतनी मुलायम कि ऐसा लग रहा था कि हल्के से स्पर्श से ही टूट जाएगी। ऐसी लड़की निश्चित रूप से ऐसी लग रही थी जैसे वह कोई देवी हो जो अभी अभी स्वर्ग से उतरी हो और जिसने पहले कभी नश्वर दुनिया के कलंक का अनुभव नहीं किया हो। ली तियानमिंग के लिए सबसे अविस्मरणीय चीज अभी भी उसकी त्वचा की चमक थी। सामान्य लोगों के विपरीत उसकी त्वचा ऐसे चमकती थी जैसे कि वे रत्न हो, जो अंधेरे में एक नर्म चमक देती थी। ये बिल्कुल वही चमक थी जिसने उसके चारों ओर सफेद धुंध का निर्माण किया था। ली तियानमिंग ने कभी नहीं सोचा था कि इतने खूबसूरत लोग भी हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया को अपने आकर्षण के आगे झुका सकते हैं। लड़की की उपस्थिति ने जंगल को रोशन कर दिया, जिससे ली तियानमिंग को जंगल में छिपे खून खराबे और खतरे के बारे में सब कुछ भूल गया। एक इंसानी शरीर से इतनी सुखद चमक कैसे आ सकती है? लड़की की मौजूदगी ने उसके दिमाग को खाली कर दिया। उसके दिल में एक भावना उभरी। यह एक ऐसी भावना थी जिसे वह समझ नहीं पाया, और फिर भी वह जानता था कि वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, कि यह मुलाकात भाग्य द्वारा तय की गई थी। मुझे स्वीकार करना होगा, मैं प्यार में हूं। यहां तक कि छोटी लड़की भी उसे अच्छी तरह देखने के बाद उसकी सुंदरता से हार गई। अपना बकवास बंद करो, हमें उसे बचाना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 16 क्या आप पर भूत का साया है? युगों का पशु प्रधान, क्या आप पर भूत का साया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 16 क्या आप पर भूत का साया है?
ली तियानमिंग पूरी गति से उसकी ओर भागा। वह इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने मरने नहीं देना चाहता था। पेड़ धुंधले हो गए क्योंकि छोटा चूजा अपनी जान बचाने के लिए उस पर लटका हुआ था। चीखते हुए उसके पंजे ली तियानमिंग को कसकर पकड़े हुए थे। उसका छोटा शरीर गुजरती हवा से झटके खा रहा था। आह, ली तियानमिंग, तो तुम ऐसे ही इंसान थे। भाइयों से पहले वेश्या, तुम कामुक हो। छोटी लड़की ने हिंसक झटकों से उसे कोसते हुए कहा। दूरी लगातार कम होती गई, जिससे ली तियानमिंग को लड़की की अद्भुत सुंदरता को अधिक स्पष्टता से देखने का मौका मिला, विशेष रूप से उसके चारों ओर फैली असाधारण चमक को। तभी उसने देखा कि लड़की बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही है। उसके गालों के गड्ढे और चमकती आंखें उसकी आंखों को रोशन कर रही हैं। उसके पीछे का जंगली जानवर काफी डरावना था, लेकिन ली तियानमिंग सौभाग्य से समय रहते उससे बच निकला। उसने आगे बढ़कर लड़की की पतली कमर पकड़ ली। एक क्षण बाद उसका शरीर अचानक बिखर गया, धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया। क्या हुआ? यह अजीब घटना छोटी लड़की के मादाभूत संबोधन को सही साबित करती प्रतीत हुई। उसने अपनी शक्ति में व्यापक वृद्धि महसूस की। सबसे पहले उसका शरीर आया। प्राइमोर्डियल कैस बीस्ट उपचार का आनंद लेने के बाद उसके अनंत नरकीय शरीर में पहले से ही औसत से अधिक शक्ति थी। और फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति किसी तरह बढ़ने लगी। उसके अनंत नरकीय बीस्ट की ने एक पल बाद उसका अनुसरण किया। हालांकि उसकी बीस्ट की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसने एक अजीब गुणवत्ता को आत्मसात कर लिया था जिसने उसे और अधिक विस्फोटक बना दिया था। जब ली तियानमिंग ने अपना सिर नीचे किया, तो उसने देखा कि उसकी त्वचा में भी वही चमक आ गई थी जो अभी अभी लड़की में आई थी। अब वह भी वही चमक बिखेर रहा था। आखिर दुनिया में क्या चल रहा था? बड़े भाई, कृपया बचकर निकल जाओ। एक कोमल आवाज उसके कानों में पड़ी। ऐसी मधुर आवाज उस लड़की की ही होगी। ली तियानमिंग को इस बात का पूरा यकीन था। यदि वह मरी नहीं थी या टुकड़े टुकड़े नहीं हुई थी, तो वह कहाँ थी? ली तियानमिंग ने आश्चर्य करना जारी रखा। तभी आवाज ने कहा, बड़े भाई, अभी इसके लिए समय नहीं है। क्यों न हम पहले भाग जाएं? यह एक अच्छी योजना लगती है। उस जानलेवा जंगली जानवर को ली तियानमिंग में पहले से ही एक नया शिकार मिल गया था। यह एक लंबा और क्रूर बंदर था, जिसके मांसल शरीर पर सिर से पैर तक सुनहरे तीखे बाल थे। ली तियानमिंग ने इसे 2 सितारा जंगली जानवर गोल्डन एप के रूप में पहचाना। अपने 2 सितारा भाइयों के बीच अधिपति, वे परिपक्वता पर जानवर शिरा चरण के 8वें स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। जाहिर है, उनके सामने वाला पहले से ही वयस्कता तक पहुंच चुका था। जंगली जानवरों और जीवित जानवरों के लिए स्टार रेटिंग समान थी, लेकिन जीवित जानवरों के लिए यह मुख्य रूप से उनकी क्षमता से निर्धारित होती थी, जंगली जानवरों के विपरीत जहां उनकी ताकत इसे निर्धारित करती थी। जबकि एक जीवित जानवर जो अपनी सीमा तक पहुंच गया था, वह मजबूत होने वाला था। एक 6 सितारा जीवित जानवर जो अभी भी अपने विकास के चरण में है, जरूरी नहीं कि एक विकसित 2 सितारा जंगली जानवर के बराबर हो। छिपने का कोई समय नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में ली तियानमिंग और छोटी लड़की दोनों ने लड़ने का फैसला किया। दुश्मन के हमले से बचने के लिए घोस्ट सटेप का इस्तेमाल करते हुए ली तियानमिंग ने अपनी मुट्ठी भींची और बंदर के सिर के पीछे एक ड्रैगन मैमथ भारी प्रहार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जमीन हिल गई। गोल्डन एप ने वार को रोक दिया था, लेकिन उसके बल ने उसे उड़ा दिया था। ऐसी थी ली तियानमिंग की ताकत। इतना मजबूत। वह आदमी खुद थोड़ा उलझन में था। उसे लग रहा था कि वह तब से ज्यादा मजबूत है जब उसने ली जिफेक को 2 पूरे स्तरों से हराया था। हालांकि तब से वह केवल एक बार ही आगे निकल पाया था। इसलिए यह बिना कहे ही समझ में आ गया कि वह परी जैसी लड़की ही इसका कारण थी। ये लो, सोने का डला। उस खूंखार छोटे चूजे ने मौके का फायदा उठाते हुए सीधे बंदर की आंख पर हमला किया और उसके कमजोर स्थान पर निशाना साधा। युद्ध कला में मार्शल और जानवर कलाएं थीं। ड्रैगन मैमथ हैवी स्ट्राइक का जानवर कला समकक्ष ड्रैगन मैमथ हैवी पंजा था, जिसमें छोटी लड़की पहले से ही निपुण थी। इसका छोटा पंजा किसी भी तरह से शक्तिशाली शक्ति को मुक्त करने में बाधा नहीं था। भाग रहा है। उनके घेरे में बंदर उठते ही भाग गया। रेड ट्विल पर्वत श्रृंखला में ऐसे प्राइमेट बिल्कुल घर की तरह थे। अगर वह भागना चाहता तो उसे पकड़ना संभव नहीं था। पीछा करने का भी कोई मतलब नहीं था। और इसके साथ ही संकट टल गया। फिर भी ली तियानमिंग को कुछ हद तक हैरानी हुई। आखिरकार, अगर लड़की ने ताकत में इतनी वृद्धि नहीं की होती, तो छोटी लड़की और वह गोल्डन एप के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जंगल में आखिरकार शांति छा गई। हाँ, तुम पूरी तरह चमक रहे हो। खैर, कम से कम अब तुम चमकदार हो। शारीरिक रूप से। छोटी लड़की हंसते हुए लोटपोट हो गई। ली तियानमिंग ने अपना सिर नीचे किया। ठीक समय पर उसने देखा कि चमक कम हो रही है। वह चमक उसके सामने फिर से आ गई, कुछ ही पलों में उस लड़की में वापस आ गई। ली तियानमिंग अब उसे साफ साफ देख सकता था। वह वाकई एक परी की तरह थी, जिसकी खूबसूरती लगभग अमानवीय थी। रुको, क्या वह अभी उससे जुड़ी हुई थी?
क्या ये वास्तव में कोई व्यक्ति था या किसी तरह का भूत प्रेत का साया था? बड़े भाई, मुझे अभी अभी बचाने के लिए धन्यवाद। लड़की को मुस्कुराने में मजा आ रहा था और उसने एक और प्यारी और डिंपल वाली मुस्कान दी। ली तियानमिंग का दिमाग खाली हो गया, उसके शब्द समझ से परे गड़बड़ में बदल गए। सुंदर लड़की, उसे अनदेखा करो। वह बस एक सामान्य बूढ़ा मूर्ख है। छोटी लड़की ली तियानमिंग के कंधे पर कूद पड़ी और गंभीरता से बोली, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम हुओ यंग हुओ है। मैं इस मूर्ख की संरक्षक मुर्गी हूँ। कितना प्यारा। लड़की ने उसे उठाया और अपनी हथेली पर रख लिया, उसके सिर को रगड़ते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। सुंदर लड़की, ऐसा मत करो। मैं न तो कोई पालतू जानवर हूं और न ही कोई आसान इंसान। ओह, माफ करना। लड़की ने छोटी सी लड़की ली तियानमिंग को लौटा दी, फिर उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। बड़े भाई, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? कोई बात नहीं। इसे पकाते समय इसमें कुछ मशरूम डालना न भूलें। संतुष्टि की गारंटी। ली तियानमिंग ने खुशी से उस छोटी लड़की को पकड़ लिया और मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, चलो देखते हैं कि क्या तुम फिर से लड़कियों को लुभाने की हिम्मत कर पाओगे। लड़की ने खुशी से ठहाका लगाया। ली तियानमिंग को उसकी सरल और शुद्ध मुस्कान बहुत पसंद आई। एक समय था, ऐसी ही एक लड़की भी थी। हालांकि जब से वह फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट में शामिल हुई, प्रतिस्पर्धा ने धीरे धीरे उसे बदल दिया। बड़े भाई, आप वाकई बहुत मजेदार हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि यह आपका जीवन बाधित जानवर है। मैं जियांग फेलिंग हूँ। आपका नाम क्या है? आह, उसका नाम सच में बहुत ही बेवकूफाना है। उसका नाम ली तियानमिंग है। तियानमिंग का मतलब है भाग्य। छोटी लड़की ने बीच में कहा। बड़े भाई तियानमिंग। लड़की फिर मुस्कुराई, स्पष्ट रूप से एक प्यारी सी लड़की के स्वभाव से खुश थी। छोटी बहन लिंगर, तुम बहुत सुंदर हो। बेशर्म छोटी लड़की ने आगे कहा। धन्यवाद बड़े भाई। यंग हुओ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी बहन लिंग, तुम्हारा जीवन बद्ध जानवर कहाँ है? ये देखते हुए कि छोटी लड़की कितनी बेशर्म थी, ली तियानमिंग के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास एक भी नहीं है। मैं इसके साथ पैदा ही नहीं हुई। उसकी आवाज सहज थी, जैसे उसे इसकी परवाह ही न हो। ली तियानमिंग को एहसास हुआ कि वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रही थी, बिना किसी जानवर की के। अगर आपके पास कोई जीवनबद्ध जानवर नहीं है, तो आप साधना नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता? तो अभी। हालांकि मेरे पास कोई जीवनबद्ध जानवर नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ विशेष क्षमताएं हैं। ये रहस्य है, लेकिन मुझे एक अजीब सा परिचय महसूस होता है, जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हो, जिससे मुझे तुम पर भरोसा होता है। उसने ली तियानमिंग को भोलेपन से देखा। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? ली तियानमिंग का दिल कांप उठा। क्यों? जितना ज्यादा वह उससे बात करता, जितना ज्यादा वह उसकी खुशबू को सूंघता, उतना ही सहजता और अपनेपन का एहसास मजबूत होता जाता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो, लेकिन वह शपथ ले सकता था कि वे पहले कभी मिले ही नहीं थे। मुझे भी यह अजीब लगता है। मेरा आध्यात्मिक लगाव अभी अभी मेरे जीवन में पहली बार पूर्ण समन्वय पर पहुंचा है। मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा तालमेल किंग र के साथ है, जिसका जन्म मेरे जन्म के वर्ष, महीने और दिन पर हुआ था। फिर भी, ये छठी कक्षा का लगाव है। आध्यात्मिक लगाव क्या है? ली तियानमिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये वह प्रक्रिया है जो मुझे मेरे भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में बदलने देती है। यह मेरा एक जन्मजात उपहार है जो मेरे द्वारा खुद को जिस किसी से भी जोड़ा जाता है उसकी युद्ध शक्ति को व्यापक रूप से बढ़ा सकता है। एक संपूर्ण लगाव संभवतः इसे एक पूर्ण चरण तक बढ़ा देगा। ये तो चमत्कारी है। एक लड़की जो बिना किसी प्राण बाधित जानवर के पैदा हुई थी, वह अपनी आत्मा को दूसरों में जोड़कर उनकी युद्ध शक्ति को बढ़ाने में सक्षम थी। उसके प्रति उसका विश्वास और अपनापन का भाव पूर्ण समन्वय के साथ इतना दूर की बात नहीं लगती थी। मेरे नाखूनों पर एक नजर डालो। उसने अपना हाथ उठाया, जिससे ली तियानमिंग को 10 पतली और बर्फ सी सफेद उंगलियां दिखीं। उसने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और महसूस की गई नर्म गर्माहट का आनंद लिया। बड़े भैया। लड़की ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसका चेहरा एक प्यारी शर्म से लाल हो गया। उफ, ली तियानमिंग ने जल्दी से कहा। उसने अभी सोचने से पहले ही काम कर लिया था। जरा मेरे नाखून को तो देखो। जब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तो उसका चेहरा अभी भी लाल था। उनमें से 8 पर स्वर्गीय पैटर्न जैसे अजीब प्रतीक बने हुए थे। वे जटिल और गूढ़ थे और उन्हें देखने मात्र से ही उसे हल्का सिरदर्द होने लगा था। केवल 2 पर ऐसे निशान नहीं थे। वे रत्नों की तरह चमक रहे थे और उनके भीतर अजीब शक्ति प्रवाहित हो रही थी। वे कहते हैं कि मेरे पास 10 विशेष योग्यताएं हैं, सिवाय इसके कि वे जन्म से ही सीलबंद हैं। मैंने उनमें से 2 को अनलॉक कर लिया है, जिनमें से एक आध्यात्मिक लगाव है। उसने अपनी दाहिनी छोटी उंगली की ओर इशारा किया, और यह उंगली मुझे टेम्पोरल फील्ड की क्षमता प्रदान करती है।
यह मुझे अंतरिक्ष का एक क्षेत्र बनाने की अनुमति देता है जहां मैं समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता हूं। उसने थोड़ा गर्व से कहा। हालांकि वह एक जानवर प्रधान नहीं थी, लेकिन इन दो विशेष क्षमताओं ने उसे वर्मिलियन बर्ड का सबसे अनोखा अस्तित्व बना दिया। इसके अलावा 8 अन्य नाखून बचे थे जो किसी अज्ञात बिंदु पर अनलॉक हो जाएंगे। लिंगर, ली तियानमिंग से शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम्हारी ये दो योग्यताएं ली तियानमिंग का साथ देती हैं तो ये हास्यास्पद रूप से भारी पड़ जाएगा। छोटी लड़की ने अचानक कहा। यह कोई अच्छा विचार नहीं होगा, है ना? हम अभी अभी मिले हैं। लड़की ने घबराकर जवाब दिया। इसे अनदेखा करो। इसे बचपन से ही उचित आहार नहीं मिला है, इसलिए इसके मस्तिष्क में कुछ कमियां हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह थोड़ा मंदबुद्धि है। इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ, ली तियानमिंग ने चूजे को वापस जीवनबद्ध स्थान में फेंक दिया ताकि वह और अधिक बकवास न कर सके। ली तियानमिंग, तुम धोखेबाज हो। छोटा चूजा अपना श्राप पूरा करने से पहले गायब हो गया और एक बार फिर शांति लौट आए। ली तियानमिंग स्थिति का फायदा उठाने और उससे मिलने के लिए और मौके बनाने के लिए उसकी पहचान पूछने ही वाला था कि अचानक दाईं ओर से कोई आया। ली तियानमिंग को धक्का देकर नवागंतुक दोनों के बीच खड़ा हो गया और अपनी बात बीच में ही समाप्त कर दी। तुम कौन हो, बदमाश? लिंग एयर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 17 इग्निस पोलिस की छोटी परी। युगों का पशु प्रधान इग्निस पोलिस की छोटी परी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 17 इग्निस पोलिस की छोटी परी। अचानक सामने आई लड़की की आवाज साफ और भयंकर थी। ली तियानमिंग ने अंदाजा लगाया कि वह वही किंग र थी जिसका जिक्र जियांग फेलिंग ने पहले किया था। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण नीली पोशाक पहनी हुई थी जो उसके पतले शरीर को दिखा रही थी। उसकी चिकनी त्वचा, सुंदर पतली भौहें थीं जो जीवंत आंखों की एक जोड़ी के ऊपर टिकी हुई थी। हालांकि वह इतनी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन उसका शरीर सभी सही जगहों पर विकसित हो गया था। उसकी नीली पोशाक ने उसके सुडौल कर उसको उभार दिया था जो उस खूबसूरत लियू किंग से किसी भी तरह से बदतर नहीं थे। इसे खत्म करने के लिए उसके पास एक अनियंत्रित आभा थी। जब ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के बगल में होती थीं, तो उनमें से एक स्वप्न की देवी की तरह होती थी जो नश्वर संसार की गंदगी से अछूती रहती थी। दूसरी नश्वर राजकुमारी की तरह होती थी, 7 भाग स्वेच्छाचारी, 2 भाग प्यारी और 1 भाग आकर्षक। जहां जियांग फीलिंग अपनी चमकदार त्वचा के कारण स्वाभाविक रूप से अधिक अलौकिक थी, वहीं इस दबंग और दुबली पतली किंग र की शक्ल भी असाधारण थी। ली तियानमिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह जंगल में ऐसी असाधारण सुंदरियों से मिलेंगे। ये किंग र म्यू किंग किंग से किसी भी तरह से कम सुंदर नहीं थी, बल्कि स्वभाव में उससे भी बढ़कर थी। ली तियानमिंग ने पहले यह मान लिया था कि यह किंग र संभवतः एक नौकरानी है। हालांकि अब उसे पता चल गया था कि वह स्पष्ट रूप से गलत था। उसका आचरण और आभा असाधारण थी, यहां तक कि भयानक भी। यह अद्वितीय प्रतिभा रखने से पैदा हुआ आचरण था। इग्निस पोलिस में भी ऐसे व्यक्ति का उच्च दर्जा होने की संभावना थी। उसे डराओ मत, किंग र। वह बुरा आदमी नहीं है, उसने मुझे अभी बचाया था जब एक जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा था। क्या ऐसा है? किंग एयर ने आखिरकार ली तियानमिंग को एक बार देखने से पहले अपनी सावधानी हटा ली। ठीक है, भागो। लिंग एयर के बारे में कोई भी बुरा विचार मत रखना। तुम्हारा सुंदर चेहरा शिष्टाचार की एक चौंकाने वाली कमी को दर्शाता है। ली तियानमिंग ने जवाब दिया। किंग र ने उसे घूर कर देखा। फिर से आओ। चौंकाने वाली जानवर की जो जानवर शिरा चरण को पार कर गई थी, उसके अंदर से बाहर निकलने लगी। इसका मतलब था कि वह संभवतः एक स्पिरिटसोज बीस्ट मास्टर थी। जो लोग इतनी कम उम्र में उस तक पहुंच सकते थे, वे इग्निस पोलिस में प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। किंग र, बड़े भाई को मत धमकाओ। मैं तुम्हें एक आश्चर्य बताता हूं। बड़े भाई, माफ करें। किंग र की तीखी नजर और भी तेज हो गई। ली तियानमिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की ने उसे एक बदमाश समझ लिया था जो भोली भाली छोटी लड़कियों को बरगलाने में माहिर था। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? जियांग फेलिंग ने मुंह बनाया। ठीक है, आगे बढ़ो। किंग र ने असहाय होकर कहा। अभी अभी मैंने बड़े भाई पर स्पिरिट अटैचमेंट का इस्तेमाल किया। अंदाजा लगाओ कि यह किस सिंक्रोनाइजेशन ग्रेड तक पहुंच गया। जियांग फेलिंग ने पलकें झपकाईं। आध्यात्मिक लगाव। मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी आवारा से मत जुड़ो। किंग र ने सिर दुखते हुए कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, एक जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा था। अंदाजा लगाओ। किंग एयर ने ली तियानमिंग की ओर घृणा से देखा। हम देहात से आया एक आवारा। मैं इसे अधिकतम ग्रेड 2 दूंगी। गलत। आप निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह एक पूर्ण समन्वय था।
देखो, जियांग फेलिंग ने ली तियानमिंग पर फिर से आध्यात्मिक लगाव का इस्तेमाल किया और उसने महसूस किया कि हिंसक शक्ति फिर से उसके शरीर से होकर गुजर रही है। लानत है। किंग एयर ये देखकर पूरी तरह से घबरा गई और अवचेतन रूप से उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जिससे उसे लोगों की नजरों में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। देखा, पूरा तालमेल। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं बड़े भाई ली तियानमिंग को सदियों से जानती हूँ। जियांग फेलिंग ने मुस्कुराते हुए अपना रूप बदला और ली तियानमिंग को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी। किंग एयर ने अपने दांत पीसते हुए जल्दी से जियांग फेलिंग को अपने पास खींच लिया जब उसने देखा कि वे कितने करीब थे। लिंग एयर, तुम बहुत भोली हो। हमेशा दूसरों की मीठी बातों पर ध्यान मत दो। जब मैं आसपास नहीं था तो उसने तुम्हें धोखा दिया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, वह बहुत विनम्र था। बिल्कुल, तुम उसकी चाल में फंस गई हो। किंग र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं, पुरुष बुरे लोग होते हैं। बेशक वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तुम सुंदर हो। लेकिन अगर दोनों में पूरी तरह तालमेल हो तो क्या होगा? देहात का एक आवारा कभी भी खुद को कुछ नहीं बना सकता। बहन, तुमने ऐसा कहकर कितने पुरुषों को दुख पहुंचाया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली तियानमिंग उससे और भी ज्यादा नाराज होता गया। क्या वाकई ऐसे लोग थे जो दूसरों को इतना नीचा दिखाते थे? कोई बात नहीं, उसने वाकई जियांग फेलिंग की मदद की थी। क्या तुम मरना चाहती हो? किंग एयर ने अपना सिर ली तियानमिंग की ओर घुमाया और उसे ठंडी निगाहों से देखा। वह उच्च कुल की आभा फिर से पूरी तरह से प्रकट हो गई। किंग एयर, जियांग फेलिंग को ली तियानमिंग से पहले गुस्सा आ गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी परी गुस्सा कर सकती है। हालांकि उसने देखा कि जब वह गुस्सा करती थी तो वह बहुत प्यारी लगती थी। ठीक है, चलो उसे अनदेखा करते हैं। हमें इग्निसपोलिस वापस लौटना होगा, हम पहले ही बहुत लंबे समय से बाहर हैं। किंग र उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ठीक है। जियांग फेलिंग निराश दिखे। ठीक है, बदमाश, हम जा रहे हैं। मैं लिंग र की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन तुम्हारे मन में जो भी दूसरे विचार हैं, उन्हें मिटा दो। तुम दोनों दो अलग अलग दुनिया से हो, इसलिए दिवास्वप्न मत देखो। बस अपनी खेती पर ध्यान दो, किंग र ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम्हें यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? ली तियानमिंग ने अपना सिर थपथपाया। तुम बदमाश हो, मैं। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इग्निसपोलिस में कितने लोग उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेंगे? लिंगर, तुम इग्निसपोलिस में कहाँ रहते हो? मैं भविष्य में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। उसे मत बताना। किंग र ने ली तियानमिंग से कहने से पहले अपना मुंह ढक लिया। क्या इग्निसपोलिस अपनी पृष्ठभूमि के साथ वास्तव में केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करें और वर्मिलियन बर्ग की खाद्य आपूर्ति में योगदान दें? चलो चलें। ऐसा कहने के बाद उसने महसूस किया कि उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और वह जियांग फेलिंग के साथ भाग गई। वे जल्दी से झाड़ियों में गायब हो गए, जिससे ली तियानमिंग को उन्हें पकड़ने का कोई मौका नहीं मिला, भले ही वह चाहता हो। हालांकि वह फिर भी हंसा। वे दोनों लड़कियां काफी दिलचस्प थीं। हालांकि उनमें से एक ने उसके साथ बहुत विनम्रता से पेश नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके खिलाफ सतर्क थी और उसे डर था कि जियांग फेलिंग उसके द्वारा धोखा खा जाएगा। आखिरकार वह परी जैसी लड़की इतनी पवित्र थी कि कोई भी उसे गंदा नहीं देखना चाहेगा। मुझे यकीन है कि हमारे मिलने के और भी मौके होंगे। ली तियानमिंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। किंग एयर निश्चित रूप से अपनी ताकत के साथ इग्निसपोलिस में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी और इग्निसपोलिस ही उसका अगला गंतव्य था। ली तियानमिंग ने छोटी लड़की को वापस बुलाया। ली तियानमिंग, तुम मुझे ऐसे कैसे छिपा सकते हो? तुमने क्या अकल्पनीय काम किए हैं, तुम जंगली, अविश्वसनीय। तुम्हारे जीवनबद्ध जानवर के रूप में ये भयानक यंग हुओं के सम्मान पर एक शाश्वत दाग है। छोटे चूजे को रिहा किए जाने पर उसने तुरंत बड़बड़ाना शुरू कर दिया। चुप रहो। क्या मैं तुम्हारे लिए उस तरह का व्यक्ति हूँ? अरे, मैंने तुम्हें अपना हाथ अपनी पैंट में डालते देखा है। हे भगवान, मैं तुम्हारा गला घोंटने जा रहा हूँ। ली तियानमिंग ने लड़कियों के जाने के बाद निराशा व्यक्त करने के लिए इसे पकड़ने का प्रयास किया। मैं तुम्हारे भविष्य के बच्चों को श्राप देता हूं कि उनके नितंब न हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हमेशा अकेले उड़ोगे। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा लिंग गिर जाए। आदमी और पक्षी झगड़ते हुए इधर उधर उछलते रहे, लेकिन उन्होंने साफ स्पिरिट घास की तलाश धीमी नहीं की। ली तियानमिंग के पास सिर्फ एक डंठल था और उसे और भी बहुत कुछ चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 दिन बीत गए और ली तियानमिंग रेड ट्विल माउंटेन की गहराई में उतर गया। पेड़ ऊंचे खड़े थे और जमीन झाड़ियों और गिरे हुए पत्तों से अट्टी पड़ी थी। ऐसी परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना असंभव था कि कोई जहरीला कीट या जंगली जानवर कहां छिपा हो सकता है। उसे कोई स्पष्ट स्पिरिट घास तो नहीं मिली, लेकिन उसके पास अन्य स्पिरिट जड़ी बूटियों का एक अच्छा संग्रह था।
वे सभी इस जंगली जानवर के इलाके में महत्वपूर्ण संसाधन थे। जहां कहीं भी स्पिरिट जड़ी बूटियां उगती थीं, वहां हमेशा भयंकर जानवर और जहरीले कीट रहते थे। जहां तक किसी भी आत्मा जड़ी बूटी का सवाल है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके बढ़ती है और जिसमें अग्नि प्रकार की प्रकृति होती है, वे सीधे इसका सेवन करते थे। वे वास्तव में फ्लेमहेवन की तुलना में तेजी से खेती कर रहे थे। अतीत में उससे 5वें स्तर के बीस्ट वेन तक पहुंचने में वर्षों लग गए थे, लेकिन इस बार यह 20 दिनों में पूरा हो गया। प्राइमोर्डियल कैस बीस्ट्स की मजबूती उनके जन्म के समय की ताकत में नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा और भाग्य में निहित थी। अब तक उन्होंने इटर्नल इन्फिनल फीनिक्स की क्षमता का केवल 10,000वां हिस्सा ही खोदा था। साफ स्पिरिट घास। एक शाम वे एक समतल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गए। यहाँ कई तरह की वनस्पतियां और खरपतवार थे, लेकिन साफ स्पिरिट घास एक स्पिरिट जड़ी बूटी थी और खरपतवारों के साथ मिलकर भी आसानी से पहचानी जा सकती थी। यहाँ इसके 10 से ज्यादा डंठल थे, जो ली तियानमिंग के लिए स्पिरिट रत्नों की एक पूरी थैली से भी ज्यादा कीमती थे। यह उसके लिए अपनी मां को आराम से फ्लेमिलोसियोन इंस्टीट्यूट में लाने के लिए काफी था। स्वर्ग ने वास्तव में उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा जिन्होंने प्रयास किया। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और बोले, अगर मैं इतना सारा सामान वापस लाऊं तो मां जरूर खुश होंगी। खतरा। जब वे उसके पास पहुंचे तो अचानक एक नीली धार ने उन पर हमला कर दिया। वह नीली धार जहरीली हो सकती है और एक सामान्य नियम के अनुसार एक जहरीला शरीर ब्लेड से हुए मांस के घावों से ज्यादा तकलीफदेह होता है। वे जल्दी से पीछे हट गए और हमले से बच गए। जब वे रुके तो उन्होंने देखा कि एक काला बिच्छू साफ स्पिरिट घास के टुकड़े के बगल में था। यह 8 लोगों की मेज जितना बड़ा था। इसके 2 पंजे 2 हथौड़ों की याद दिलाते थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी इसकी नीली पूंछ जो ऊपर उठी हुई थी, एक मोटे नीले रंग के एक्सोस्केलेटन से ढकी हुई थी और एक तेज डंक जो स्पष्ट रूप से एक जहरीले नीले तरल से ढका हुआ था। वह नीली धारी संभवतः नीली पूंछ थी। जंगली जानवर। ली तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि इस बिच्छू में कुछ गड़बड़ है, और करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों में जंगली जानवरों की क्रूरता नहीं थी, बल्कि इसके बजाय इंसानों जैसी ठंडक थी। नहीं, जिंदा जानवर। यह नीली पूंछ वाला बिच्छू है, एक 5 सितारा जीवनबद्ध जानवर। ली तियानमिंग को याद आया कि उसने पहले इस जीवनबद्ध जानवर के डेटा के बारे में पढ़ा था। जीवित पशुओं की प्रजातियों और प्रकार का विषय अंतहीन था, लेकिन फिर भी ये किसी भी पशु मास्टर के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम था। ली तियानमिंग ने बचपन से ही इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन हर एक जीवित जानवर को पहचानना अभी भी मुश्किल था क्योंकि इतिहास में बहुत सारी प्रजातियां सामने आ चुकी थीं। प्रजातियों के आधार पर जीवन यापन करने वाले जानवरों को आमतौर पर पक्षी, स्थलीय कीट और मछली की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि ये यही खत्म नहीं हुआ। सरीसृप कछुए, मगरमच्छ, उभयचर मेढक, सैलामेंडर, शंख, घोंघे, स्क्विड, एनालिड, केचुआ, जोंक, निडेरियन, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और इसी तरह के अन्य जीव भी थे। हालांकि ये प्रजातियां कमजोर दिखती थीं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे ऐसी ही हों। कुछ जेलीफिश और कछुए के जीवनबद्ध जानवर 8 या 9 सितारा हो सकते हैं। वास्तव में फ्लेमिलो महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली पावरहाउस में से एक में 9 सितारा जीवनधारी जानवर था, जो तकनीकी रूप से एक केचुआ था, लेकिन उसे अर्थहेल होनवर्म कहा जाता था। जीवनबद्ध जानवरों के भी कई प्रकार थे। वे धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, बिजली, हवा, प्रकाश, अंधेरा, जहर से लेकर तारा, छाया, विस्फोट, चांदनी, भ्रम, ध्वनि, शुद्धिकरण, जीवन परिवर्तन, बर्सकर, नियंत्रण, स्टीलक्लेड और ब्रूडेमडर जैसे अन्य प्रकारों में आते थे। प्रकार जीवनबद्ध जानवरों की सबसे बुनियादी विशेषता थी। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, बिजली और हवा को तत्व प्रकार के रूप में जाना जाता था। एलिमेंटल टाइप ने सभी जीवित जानवरों में से 90% से अधिक को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अधिक अपरंपरागत वाले और भी अधिक भयावह हो सकते हैं, जैसे कि दुर्लभ ब्रूडेमडर टाइप, जिसमें चींटी और मधुमक्खी रानियां शामिल होंगी। वे सेना के रूप में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में संतान पैदा कर सकते हैं। मोटे तौर पर कहें तो किसी भी जीवित प्राणी को प्रजाति और प्रकार के दायरे में रखा जा सकता है, जैसे ली जुएजियाओ का फ्लेमिंग हॉक एक अग्नि प्रकार का पक्षी प्राणी था। लियू कियानयान का लाइटनिंग बोल्ट चीता एक बिजली प्रकार का स्थलीय जानवर होगा। और यह नीली पूंछ वाला बिच्छू एक विषैला मकड़ी जैसा जानवर था। जहर प्रकार को ज्यादा अपरंपरागत प्रकारों में से एक माना जा सकता है। इसमें तत्वों की कच्ची शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन जब जहर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो यह निश्चित रूप से डरावना होता है। हालांकि यदि कोई जीवनबद्ध पशु होता तो उसके साथ हमेशा एक पशु स्वामी भी होता। जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल लंबे हरे लबादे में एक दुबला पतला युवक दौड़ता हुआ आया और ली तियानमिंग के सामने आ गिरा। ठीक साफ घास पर। ली तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन।
उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 18 स्पष्ट आत्मा घास के लिए लड़ाई। युगों का पशु प्रधान साफ स्पिरिट घास के लिए लड़ाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 18 स्पष्ट आत्मा घास के लिए लड़ाई। ली तियानमिंग ने हरे रंग के लबादे में उस युवक को करीब से देखा जो स्पष्ट रूप से फ्लेमहेवन से नहीं था। उसे रेड ट्विल माउंटेन के सबसे गहरे हिस्से में किसी अजनबी को देखने की उम्मीद नहीं थी। ली तियानमिंग ने सोचा, आजकल प्रतिभाशाली लोगों से मिलना इतना आसान क्यों है। एक नजर ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह युवक ली जिफेक के स्तर का था। उसके पास युवक से झगड़ा करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसे उस साफ आध्यात्मिक घास की जरूरत थी जो युवक के पैरों के नीचे थी। ली तियानमिंग ने उस युवक के आगे बढ़ते ही कराहते हुए कहा, उसने घास की दो लटों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई। तुम लाइटनिंग मैनर से नहीं हो, तो तुम्हें पहाड़ के इस हिस्से में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? हरे रंग के कपड़े पहने युवक ने ली तियानमिंग को घूर कर देखा, उसके पूरे शरीर से अहंकार झलक रहा था। लाइटनिंग मैनर? बेशक मैं लाइटनिंग मैनर से नहीं हूं। ली तियानमिंग इस सवाल से हैरान रह गया। लाइटनिंग मैनर का इससे क्या लेना देना है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम लाइटनिंग मैनर से हो और मुझे बता रहे हो कि सिर्फ मैनर के लोगों को ही रेड ट्विल में प्रवेश की अनुमति है? लाइटनिंग मैनर के शिष्यों के पास आमतौर पर बिजली प्रकार के जीवनबद्ध जानवर होते थे, जबकि इस लड़के का जानवर जहर प्रकार का था, इसलिए ली तियानमिंग ने सोचा कि उसके लाइटनिंग मैनर से होने की संभावना अधिक नहीं थी। चूंकि मैंने ये सवाल पूछा है, इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं लाइटनिंग मैनर से हूँ। मैं आपको बता दूं कि लाइटनिंग मैनर में रेड ट्विल में करने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आप अभी पहाड़ से नहीं भागे, तो आप फिर कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। युवक के अहंकार ने लाइटनिंग मैनर से उसके दावे को सही साबित कर दिया। लियू कियानयांग सहित लाइटनिंग मैनर के प्रतिभाशाली लोगों में बेलगाम अहंकार एक आम विशेषता थी। हाँ, मैं अभी चला जाऊंगा। मैं वैसे भी जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं बस अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ कुछ साफ स्पिरिट घास इकट्ठा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बस 1 मिनट दे तो मैं आभारी रहूंगा। साफ स्पिरिट घास। हरे कपड़े पहने युवक ने अपना सिर नीचे किया, अपने पैरों के नीचे लाल स्वर्गीय पैटर्न वाली स्पिरिट जड़ी बूटी को देखा। हाँ, कुछ किस्में और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ूंगा, ली तियानमिंग ने जवाब दिया। ओह, युवक ने सिर हिलाया। जैसे ही ली तियानमिंग ने सोचा कि युवक उसके लिए रास्ता बनाने वाला है, युवक ने अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे सारी साफ स्पिरिट घास मर गई, और ली तियानमिंग को देखकर मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें भागने के लिए कहूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पूछोगे कि कितनी दूर। तुम जैसे किसी गंवार की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोल भाव करने की? ली तियानमिंग आमतौर पर बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और कभी भी झगड़ा करने वाले नहीं थे। लेकिन इस मामले में युवाओं को बस कुछ कदम पीछे हटने की जरूरत थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि उन्होंने स्पष्ट स्पिरिट घास को नष्ट कर दिया, जबकि उन्हें खुद इसकी जरूरत नहीं थी। ली तियानमिंग इस तरह के अपमानजनक अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर तब जब घास की जरूरत हुई जिनकी जान बचाने के लिए थी। ली तियानमिंग क्रोध से उबल पड़ा, उसकी आत्मा पूरी तरह से मृत हो गई थी, और किशोर के चेहरे पर असहनीय आत्मसंतुष्टि थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली तियानमिंग ने शाप दिया, उसका लाल रक्त खंजर पहले से ही उसके दाहिने हाथ में था। उसने अपनी बाईं मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि उसने उसे ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा लगभग फाड़ दिया। तुम कमीने। छोटी लड़की ली तियानमिंग से कहीं ज्यादा चिड़चिड़ी थी। ली तियानमिंग के सिर के ऊपर से गोली की तरह निकल रही थी। युवक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक गंवार आदमी उससे झगड़ा करने का साहस कर सकता है। क्या वे मूर्ख हैं? उनका खात्मा करो। उसने स्पष्ट रूप से खुद उन दोनों का सामना करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसके बजाय उसने अपने जीवनबद्ध जानवर को ली तियानमिंग पर हमला करने का आदेश दिया। इस गलत समय पर पहाड़ में प्रवेश करने के लिए आप केवल अपनी किस्मत को दोष दे सकते हैं। हम इस अजीब मौके को जोखिम में नहीं डाल सकते कि आप मन्ना खोजने वाले पहले व्यक्ति बन जाएं, युवक ने धीमी आवाज में कहा, जिसे ली तियानमिंग नहीं समझ पाया। अपने आकार के बावजूद नीली पूंछ वाला बिच्छू अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। उसके धारदार पंजे और जहरीली पूंछ उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों के हथियारों की तरह घातक थे। बिच्छू इनका इस्तेमाल शिकार को सबसे कम समय में शिकार करने के लिए करता था, और इस प्रक्रिया में उसे जहर दे देता था। टकराना। जिस क्षण ली तियानमिंग की काली भुजा नीली पूंछ वाले बिच्छू के पंजों से टकराई, उसे पता चल गया कि उसके विरोधी 7वें स्तर के जानवर शिरा चरण में थे। ये देखते हुए कि जीवनबद्ध जानवर जहर प्रकार का था, ली जिफेक शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन ली तियानमिंग के लिए ऐसा नहीं था। इसके अलावा युवा ने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी, जिसने ली तियानमिंग के लिए उन्हें एक एक करके नीचे गिराने का एक शानदार मौका पेश किया। अब चूंकि लड़की और वह मानसिक रूप से संवाद कर सकते थे, इसलिए वे लड़ाई के दौरान पूरी तरह समन्वय कर सकते थे।
ये खूनी आत्मा शिकार था। ली तियानमिंग और यंग हुओ ने एक ही समय में सर्वोच्च जानवर श्रेणी की युद्ध कला का प्रदर्शन किया। ली तियानमिंग ने अपनी युद्ध कला का उपयोग किया और छोटी लड़की ने जानवरों की कला का उपयोग किया। खूनी आत्मा शिकार ने अपने उपयोगकर्ताओं की हरकतों पर बहुत जोर दिया और पलक झपकते ही ली तियानमिंग ने नीली पूंछ वाले बिच्छू के सामने दौड़ लगा दी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चाल छोटी लड़की के साथ और भी बेहतर तरीके से तालमेल बिठाती है। अपने छोटे आकार और उड़ने की क्षमता को देखते हुए छोटी लड़की को अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को देखने के लिए ब्लडी सोल हंट का उपयोग करते समय पकड़ना और भी मुश्किल था। ब्लू टेल्ड स्कॉर्पियन के मामले में उसकी कमजोरी उसकी आंखें थी। दूसरी ओर बिच्छू ने छोटे चूजे को कोई खतरा नहीं माना, उसका ध्यान सिर्फ ली तियानमिंग पर था। वह लगभग ली तियानमिंग जितना ही तेज था, उसके पंजे सीधे ली तियानमिंग की बांह पर निशाना साध रहे थे, उसकी बांह को 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार। अपने हाथ को अलविदा कहो। युवक मुस्कुराया जब उसने देखा कि ली तियानमिंग का हाथ नीली पूंछ वाले बिच्छू द्वारा पकड़ा गया है। खटखट, आवाज बहुत तेज और तीखी थी। यह सुनकर युवक निश्चिंत हो गया। उसे लगभग यकीन हो गया था कि यह ली तियानमिंग के हाथ के टूटने की आवाज थी, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली तियानमिंग के सुरक्षित हाथ के विपरीत नीली पूंछ वाले बिच्छू का चिमटा दरारों से भरा हुआ था। यह एक अकल्पनीय दृश्य था। क्या मूर्ख है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसका हाथ कितना मजबूत है। छोटी लड़की हंसी। बिच्छू के हमलों से अप्रभावित ली तियानमिंग ने उस छेद का इस्तेमाल करके नीली पूंछ वाले बिच्छू की आंख में अपने लाल खूनी खंजर से वार किया, जिससे हर जगह हरा खून बहने लगा। उसी समय छोटे चूजे ने बिच्छू की दूसरी आंख पर हमला किया और उसकी तीखी चोंच ने उसे फाड़ दिया। बधाई हो, आज तुम्हारा इनाम एक अंधा जीवन बद्ध जानवर है। छोटी लड़की ने हरे रंग के कपड़े पहने युवक को चिढ़ाते हुए हवा में वापस उड़ते हुए कहा। बुरी तरह घायल नीली पूंछ वाला बिच्छू अपनी दोनों आंखें खोने के दर्द से जमीन पर लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सबसे अच्छी दवा के साथ भी इतनी क्षति के कारण वह शायद कभी फिर से न देख पाए। अगला चरण तुम्हारा है। ली तियानमिंग ने नीली पूंछ वाले बिच्छू को मार गिराया था और अब वह अपने अगले लक्ष्य पर पहुंच चुका था। युवक ने सारी साफ स्पिरिट घास को कुचल दिया था और ली तियानमिंग ये सुनिश्चित करने जा रहा था कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। भाड़ में जाओ। युवक अभी अभी अपने जीवन बद्ध जानवर की हार के सदमे से उबरा था और अपने क्रोध में उसने कई सुइयां खींच ली। वे चांदी की सुइयां स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों के हथियार थे, जो कीमती स्पिरिट अयस्कों से बने थे। ली तियानमिंग को अंदाजा था कि वे दिल को छेदने वाली सुइयां थीं, एक विशिष्ट नीली नोक वाली जहरीली हथियार। जूम। युवक ने ली तियानमिंग और छोटी लड़की पर सीधे सुई फेंकी। दुर्भाग्य से उसके हथियार को खूनी आत्मा शिकार का उपयोग करके जोड़ी द्वारा जवाब दिया गया था। शीर्ष स्तरीय आंदोलन कला आसानी से इस तरह के हमलों को चकमा दे सकती है, और एक बार जब हृदय भेदी सुई चूक जाती है, तो युवक सीधे ली तियानमिंग के हमलों के संपर्क में आ जाएगा। कुछ ही पलों में ली तियानमिंग और उसके छोटे बच्चे ने उस युवक को घेर लिया। ली तियानमिंग की काली बांह मुड़ी हुई थी और उसने अपने दाहिने हाथ में लाल रक्त खंजर लेकर बेरहमी से वार किया। अपने इटरनल इन्फेनल बीस्ट की का अचानक इस्तेमाल करते हुए उसने युवक के पेट पर सीधा मुक्का मारा, जिससे वह बेचारा लड़का पीछे की ओर उड़ गया। टकराना। युवक जमीन से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था। तो तुम उतने बेकार नहीं थे जितना तुम दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े करके नोच लूंगा और तुम मुझसे जल्दी मौत की भीख मांगोगे। उसकी आंखें जानलेवा ढंग से जल रही थीं। जो व्यक्ति अब खड़ा भी नहीं हो सकता, उसे बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है। ली तियानमिंग ने युवक को ठंडे अंदाज में देखा। चाहे वह युवक को कितना भी पीट ले, लेकिन वह साफ साफ स्प्रिट घास वापस नहीं आने वाली थी। तुम एक और थप्पड़ के हकदार हो। युवक फिर से पीछे की ओर उड़ गया और उसके पीछे खून और बलगम का निशान रह गया। जो व्यक्ति कुछ ही देर पहले ली तियानमिंग को एक गंवार कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था, उसके लिए ये युवक वाकई बहुत बुरी स्थिति में था। तुम्हारा कौन सा शापित पैर फिर से स्पष्ट आत्मा घास पर चला गया? ली तियानमिंग ने पूछा, अपने लाल रक्त खंजर को युवक की जांघ में घुसाते हुए। लेकिन यह उस क्षण था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। आह, पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। युवक ने एक तीखी चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज गई। लानत है। ली तियानमिंग को आश्चर्य हुआ। युवक अपने माता पिता को रेड ट्विल की यात्रा पर अपने साथ क्यों ले जाएगा? अगर वह लाइटनिंग मैनर से था, तो उसके माता पिता भी होंगे। अगर उन्होंने ली तियानमिंग को पकड़ लिया, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। यह सामरिक वापसी का समय था। रेड ट्विल माउंटेन का परिदृश्य जटिल था, और अगर ली तियानमिंग को पहले से बढ़त मिल जाती, तो उसके बच निकलने की संभावना अभी भी अच्छी थी। तुम भागने की हिम्मत मत करना। रात होने से पहले तुम्हारा शिकार किया जाएगा।
और जब तुम नरक के राजा से मिलोगे तो उसे बताना कि झांग जिक्सुआन ने तुम्हें वहां भेजा है। जैसे ही ली तियानमिंग झाड़ियों की ओर भागा, युवक उसके पीछे दहाड़ने लगा। झांग जिक्सुआन, कितना घटिया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया नाम है, ली तियानमिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह पत्तों में गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 19 राजकुमारी का आगमन। युगों का पशु प्रधान, राजकुमारी आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 19 राजकुमारी का आगमन। जैसे ही ली तियानमिंग जंगल में कुछ 100 मीटर आगे बढ़ा, ये सोचकर कि वह खतरे से बच गया है, वह किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से टकरा गया। ये जियांग फीलिंग और किंग एर थे। वह केवल कल्पना कर सकता था कि यह भाग्य ही था जिसने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया। किंग एर निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी एक प्रतिभाशाली लड़की थी, और अपने सुंदर रूप के कारण वह निस्संदेह हर जगह ध्यान का केंद्र होगी। फिर भी, जब जियांग फीलिंग के साथ रखा गया, तो ली तियानमिंग अपना अधिकांश ध्यान जियांग फीलिंग पर केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं सका। पूर्णता के अलावा कोई अन्य शब्द उसकी परी जैसी उपस्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। क्या वे इग्निसपोलिस लौटने वाले नहीं थे? वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? ली तियानमिंग ने उत्सुकता से सोचा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइटनिंग मैनर के सदस्य अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वे भी खतरे में होंगे। समझाने का समय नहीं है, हमें भागना होगा। ली तियानमिंग सीधे उन पर टूट पड़ा, एक एक हाथ से एक को पकड़ने और उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार। किंग र चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह दो वयस्कों के खिलाफ नहीं जीत सकती। तुम भाग क्यों रहे हो, वहीं रुक जाओ। किंग एर ने ली तियानमिंग को चकमा देते हुए अपनी बाहें मोड़ ली और उसकी ओर आंखें घुमाई। इस बीच दो लड़कियों की उपस्थिति ने ली तियानमिंग के भागने में देरी कर दी थी, और कुछ ही क्षणों में एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े ने उसे पकड़ लिया। दंपत्ति स्पष्ट रूप से क्रोध से उबल रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने प्यारे बेटे से नजर हटाई, उसे पहले ही किसी बाहरी व्यक्ति ने पीट दिया। जैसे ही वे ली तियानमिंग को न्याय के कटघरे में लाने वाले थे, हरे रंग की एक लड़की ने उनका रास्ता रोक लिया। राजकुमारी किंग, नमस्कार राजकुमारी किंग, मैं लाइटनिंग मैनर से झांग चोंग हूं और यह मेरी पत्नी है। यहाँ अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करना आपके लिए सम्मान की बात है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया ताकि जितना संभव हो सके उतना सम्मान दिखा सके। राजकुमारी, बिल्कुल नहीं। वर्मिलियन बर्ड में केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति को राजकुमारी के रूप में संबोधित किया जाएगा। वे वर्मिलियन बर्ड राजा की बेटियां थीं। ली तियानमिंग बता सकता था कि किंग एर एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, लेकिन वर्मिलियन बर्ड कबीले भूमि के शासक 3 साल पहले फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट के शिष्य के रूप में अपनी स्थिति के साथ भी, वह कभी भी राजकुमारी से बात करने का सपना नहीं देखेगा। यहाँ तक कि लिन जियाओटिंग, जो अभी स्वर्ग के अभयारण्य में नंबर 1 प्रतिभाशाली है, को भी उसके सामने झुकना पड़ा जैसे झांग चोंग ने किया था। आखिर, उसके पिता इस देश के शासक थे। 2 दिन पहले उसने जो कुछ कहा था, उसे याद करके ली तियानमिंग के पसीने छूट गए। क्या उसने वाकई एक राजकुमारी से पूछा था कि उसके सिर में क्या गड़बड़ है? उस जानकारी के आधार पर ली तियानमिंग ने राजकुमारी किंग की ताकत का अंदाजा लगाया कि वह लिन शियाओटिंग के स्तर के करीब है। आखिरकार वर्मिलियन बर्ड कबीले ने सहस्राब्दियों तक वर्मिलियन बर्ड को नियंत्रित किया था, और उनके कबीले का इतिहास और धन निश्चित रूप से लाइटनिंग मैनर से आगे निकल गया था। औपचारिकता से दूर रहो। किंग रा ने जोड़े की ओर हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखें ली तियानमिंग पर टिकी थीं। उस आत्मसंतुष्ट नजर से, वह लगभग उससे यह कहते हुए सुन सकता था, अब जब तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं, तो क्या तुम अब भी मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? राजकुमारी रेड-ट्विल पर्वत श्रृंखला में किस महान उद्देश्य से काम कर रही है? यहाँ आसपास बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और अगर राजकुमारी की अच्छी तरह से सुरक्षा नहीं की गई तो। झांग चोंग का सिर अभी भी नीचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और तुम्हें किसने बताया कि मैं सुरक्षित नहीं हूं? किंग रा ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। अब जब वह राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान नहीं छिपा रही थी, तो उसकी आवाज में स्वाभाविक रूप से बड़प्पन का भाव था। इससे झांग चोंग आगे कुछ भी बोलने से डर गया। उसे माफ कर दो, राजकुमारी, लेकिन झांग चोंग आपकी महारानी की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित था कि वह घबरा गया। बेशक राजकुमारी की पहचान के साथ, आपकी महारानी की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों का न होना कैसे संभव था? झांग चोंग की पत्नी ने जल्दी से अपने पति की गलती को छिपाने की कोशिश की। जहां तक झांग जिक्सुआन का सवाल है, वह अभी समूह के साथ मिला था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके माता पिता भी अपना सिर नीचे किए हुए हैं, तो उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। माहौल तनावपूर्ण था, और केवल जियांग फेलिंग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ ली तियानमिंग को आंख मार रही थी। उसकी मुस्कान देखकर ली तियानमिंग को पता चल गया कि उसकी सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है।
बस बाद में किंग एयर द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने से कोई बच नहीं सकता था। तुमने कहा था कि तुम लाइटनिंग मैनर से झांग चोंग हो। किंग र ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे, उसकी हरकतें उसके कुलीन परिवार की पृष्ठभूमि के अनुरूप थीं। हाँ महाराज, वह आदमी केवल अपना सिर हिला सका। और लाइटनिंग मैनर यहाँ क्या कर रहा है? मैंने 2 दिन पहले आपके मैनर के कुछ अन्य लोगों को यहाँ देखा था। उफ, झांग चोंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। जीने से थक गए हो? किंग र ने पूछा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ राजकुमारी, मैं बात करूंगा। झांग चोंग पूरे शरीर पर पसीना बहा रहा था। जब वह पहली बार आया था तब की तुलना में अब वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। दुर्भाग्य से वह अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से टकरा गया। किंग र ने कहा, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। ली तियानमी भी रेड ट्विल में उनके कारोबार के बारे में उतनी ही उत्सुक थी। महाराज, पूरी कहानी यहाँ है। लाइटनिंग मैनर को रेड ट्विल माउंटेन रेंज में मन्ना मिला है और हमने इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 7 जूनियर का चयन किया है। उनमें से प्रत्येक के साथ सीनियर भी होंगे, लेकिन हमें किसी भी तरह से प्रतियोगिता को प्रभावित करने की अनुमति नहीं है और हम केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। झांग चोंग ने पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। यह मन्ना किस स्तर का है? मन्ना शब्द ने किंग र की दिलचस्पी जगा दी। भले ही उसे इसकी जरूरत न हो, लेकिन सबसे कम शाही मन्ना अभी भी कीमती खजाने थे। महाराज, ये घटिया मन्ना है जिसे शाही भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक जीवित जानवर को 6 सितारों तक विकसित करने में सक्षम है। घटिया? तुम झूठ बोलने के परिणामों से वाकिफ हो, है ना? किंग र थोड़ा निराश दिखी। स्पष्ट रूप से मन्ना इतना अच्छा नहीं था कि उसकी रुचि जगा सके। मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे बेटे को वैसे भी इसे पाने की बहुत उम्मीद नहीं थी, इसलिए मुझे आपकी महारानी को धोखा देने का कोई कारण नहीं है। झांग चोंग ने कड़वी मुस्कान दी। ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे निचले स्तर के मन्ना को पहले से ही फ्लेमहेवन में एक खजाना माना जा सकता है। शायद केवल स्वर्ग के विभाग या वर्मिलियन बर्ड कबीले के असली कुलीन वर्ग को ही इसका कोई उपयोग नहीं मिलेगा। मुझे संदेह है कि तुम में ऐसा करने की हिम्मत है। अब तुम मेरी नजरों से ओझल हो सकते हो। किंग र ने फिर से अपने हाथ हिलाए, उसकी आंखें अधीरता से भर गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजकुमारी, मेरा परिवार और मैं अब विदा लेते हैं। झांग चोंग को स्पष्ट रूप से राहत मिली कि यह सब खत्म हो गया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी और झांग जिक्सुआन को विदा लेने का संकेत दिया, वे दोनों ली तियानमी के पास पहुंचे, उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। रुको, किंग एयर ने ली तियानमी की ओर देखा और दुखी होकर कहा, सुअर को यहीं छोड़ दो। ली तियानमिंग अविश्वास से देखता रहा। क्या उसने उसे सुअर कहा था? लेकिन राजकुमारी, वह तो बस एक स्थानीय बदमाश है जिसने मेरे बेटे के प्राणघातक जानवर पर हमला किया। हम बस उसे सबक सिखाना चाहते हैं, झांग चोंग ने कहा। महाराज, क्या मैं अपने प्राणहीन पशु का बदला लेने की अनुमति मांग सकता हूँ? झांग जिक्सुआन ने अंततः राजकुमारी के सामने बोलने का साहस जुटाया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये सुअर यही चाहिए। अब जाओ। किंग र ने फिर कहा, सौदेबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए। एक तरफ ली तियानमिंग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर 2 लड़कियां उसे यहां नहीं रोकती तो वह बहुत पहले ही चला गया होता। इसके बजाय वह यहां फंस गया और राजकुमारी को उसे सुअर कहते हुए सुन रहा था। लेकिन राजकुमारी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अभी मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। किंग र उन्हें कोई मौका नहीं देने वाला था। झांग जिक्सुआन का चेहरा गुस्से से फूल गया, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया क्योंकि उसके पिता उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे थे। जाते समय भी वह कांपता रहा, मानो उसे कब्ज हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर ली तियानमिंग को जलती हुई नफरत से देखा। डॉट 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 डॉट। जब वे पूरी तरह से चले गए, तभी ली तियानमिंग ने राजकुमारी किंग का सामना किया। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे सुअर कहने से खुश नहीं हो? किंग एयर ने उसे घूर कर देखा, उसके फूले हुए गाल उसे हमेशा से ज्यादा प्यारा बना रहे थे। बेशक मैं खुश हूँ। राजकुमारी से नाखुश होने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? ली तियानमिंग ने जवाब दिया। किंग र, बड़े भाई के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। उसने कुछ दिन पहले मुझे बचाया था। जियांग फेलिंग झांग परिवार के जाते ही ली तियानमिंग के पास वापस भागी। बड़े भाई, क्या आप घायल हैं? बिल्कुल नहीं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद लिंगर। आजकल तुम्हारे जैसी सज्जन लड़कियां मिलना मुश्किल है। ली तियानमिंग मुस्कुराई। क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि मैं विनम्र नहीं हूं? किंग र ने भौहें चढ़ाई। अरे, मैंने ऐसा नहीं कहा। जो भी हो, मैं तुम्हें अपनी खेती करने की अनुमति देती हूं जबकि हम इग्निसपोलिस लौटते हैं। मिलते हैं, या यूं कहें कि उम्मीद है कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। किंग एयर ने जियांग फीलिंग को वापस अपनी तरफ खींच लिया, मानो वह चाहती हो कि ली तियानमिंग उसके लिंग एयर से जितना हो सके उतना दूर रहे। किंग र, 1 मिनट रुको।
मुझे बड़े भाई से कुछ जरूरी बात कहनी है, जियांग फेलिंग ने कहा। कुछ महत्वपूर्ण बात? ली तियानमिंग चौंक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 20 अगला मन्ना। युगों का पशु प्रधान सी 20 अगला मन्ना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 20 अगला मन्ना। बड़े भाई, हमारा यहाँ आना वास्तव में संयोग नहीं है। चूंकि हम 2 दिन पहले ही अलग हुए थे, इसलिए किंग र ने कहा कि वह कुछ समय तक और आपका पीछा करना चाहती थी और अध्ययन करना चाहती थी कि मैं आपके साथ सही तालमेल कैसे बना सकती हूँ। इसलिए हम पहले से ही कुछ दिनों से आपका पीछा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए लिंग र को दोष नहीं देंगे, जियांग फेलिंग ने ईमानदारी से समझाया। बिल्कुल नहीं, ली तियानमिंग ने जवाब दिया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और चमकती त्वचा वाली लड़की को अच्छी तरह से देखा। उसकी त्वचा इतनी शुद्ध थी मानो वह किसी परी कथा से निकल कर आए हो। जब उसकी नम आंखें उसे घूर रही थीं, तो ली तियानमिंग को लगा कि उसका दिल साफ हो रहा है। किंग र अभी भी अंत में कारण नहीं समझ पाए, इसलिए उसने हार मान ली। मैंने उसे बस इतना बताया कि हमारे बीच किस्मत द्वारा तय किया गया कोई बंधन होना चाहिए। अगली बार जब बड़ा भाई इग्निस पोलिस आए, तो लिंग र से मिलना न भूले। अगर मैं कोई नई क्षमता अनलॉक करता हूं तो मैं उसे तुम्हारे साथ आजमाना चाहूंगा, जियांग फेलिंग ने कहा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। जरूर, बेशक मैं आपसे मिलने आऊंगा, ली तियानमिंग ने जवाब दिया। तुम इसके लायक नहीं हो। शायद तुम शहर के पहरेदारों से भी बच नहीं पाओगे, इसलिए घर पर खेती पर ध्यान दो। किंग र ने अपनी आंखें बहुत देर तक घुमाई। वह निश्चित रूप से ली तियानमिंग से खेती करने और अपने देश की खाद्य आपूर्ति में योगदान देने के लिए कहने के लिए दृढ़ थी। किंग र, बड़े भाई को एक जेड पेंडेंट दे दो ताकि अगली बार उसे आकर मुझे ढूंढना आसान हो जाए। उनके जाने से ठीक पहले जियांग फेलिंग को एक विचार आया। मैं नहीं चाहती, किंग र ने मुंह बनाया। किंग, ठीक है, लिंग र तुम बदल गई हो, इस सुअर से मिलने से पहले तुम ऐसी नहीं थी। किंग र स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी जेब से एक जेड पेंडेंट निकाला और ली तियानमिंग पर फेंक दिया। बेवकूफ सुअर, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें मेरे पेंडेंट का गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हुए न पकड़ूं, नहीं तो मैं तुम्हारी मुर्गी को जिंदा ही जला दूंगी। वह छोटा सा चूजा सचमुच बदकिस्मत था। यह पहली बार नहीं था जब कोई उसे अपना खाना बनाना चाहता था। बड़े भाई, अगर आप अभी जैसी स्थिति में पड़े तो बस पेंडेंट निकाल लें और बता दें कि आप राजकुमारी किंग के अधीन हैं। इस तरह कोई भी आपको मारने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, जियांग फेलिंग ने धीरे से कहा। ली तियानमिंग ने कृतज्ञतापूर्वक पेंडेंट को अपनी जेब में रख लिया। अभी उसे जिस एक चीज की कमी महसूस हो रही थी, वह था बैकिंग, और यह पेंडेंट बिल्कुल वही था जिसकी उसे जरूरत थी। उसे इससे बेहतर तोहफा नहीं मिल सकता था। धन्यवाद, लिंगर। उसने लड़की को गंभीरता से धन्यवाद दिया। बड़े भाई, आपको और किसका धन्यवाद करना चाहिए? जियांग फेलिंग ने शरारत से अपनी आंखें झपकाईं। ली तियानमिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। राजकुमारी किंग, आपके जेड पेंडेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपका स्वागत है। मैं आपको फिर से चेतावनी देती हूँ, दूसरों को ठगने के लिए इसका इस्तेमाल न करें, और खासकर मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए नहीं। जियांग किंगलुआन के गाल अभी भी उसके नखरे से फूले हुए थे। कोई चिंता नहीं, मैं अपने किसान सम्मान की शपथ लेता हूँ कि खेती करते समय मैं इस पेंडेंट को उतार दूंगा ताकि इस पर दाग न लगे, ली तियानमिंग ने गंभीरता से कहा। राजकुमारी किंग इस मजाक को सुनकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसे जोर से हंसना शर्मनाक लगा, इसलिए वह तुरंत सीधा चेहरा बनाए रखने लगी। बड़े भाई, इधर आओ। जियांग फेलिंग भी उनकी बातचीत सुनकर मुस्कुराया, और जब उनकी बातचीत समाप्त हो गई तो उसने ली तियानमिंग को इशारा किया। हाँ, ली तियानमिंग ने पूछा। आपके लिए एक रहस्य है, जियांग फेलिंग ने जवाब दिया। मैं सुन रहा हूँ। ली तियानमिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने कान पास लाए। वह उसकी हल्की खुशबू को सूंघ सकता था, एक ऐसी खुशबू जो उसे लगभग नशीली लगी। अपनी आंखों के कोने से लड़की के गालों को देखकर उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़कने लगा। बड़े भाई, क्या तुम्हें मरना चाहिए? वह वहां है, जियांग फेलिंग ने इशारा करते हुए उसके कान में फुसफुसाया। ली तियानमिंग हैरान रह गया। उसे कैसे पता चला कि वह मन्ना ढूंढना चाहता था, और उसे कैसे पता चला कि मन्ना कहाँ है? ये वही महत्वपूर्ण चीज होगी जिसका वह पहले जिक्र कर रही थी। एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की के लिए जिसके पास कोई जानवर की नहीं है, जियांग फेलिंग ने उसे फिर से चौंका दिया। आखिर इस लड़की के पास कितनी रहस्यमयी क्षमताएं हैं? लिंग र, चलो चलें। किंग र ने उसे जल्दी से बुलाया। इस बार उन्हें वास्तव में जाने की जरूरत थी। बड़े भाई, मैं आपसे फिर इग्निस पोलिस में मिलूंगा।
इससे पहले कि ली तियानमिंग अपने सदमे से उबर पाता, वे दोनों पहले ही गायब हो चुके थे। दोनों के चले जाने के बाद भी ली तियानमिंग अभी भी चकित था, कुछ समय से लिंग र को न देख पाने की निराशा के साथ। ये सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से नहीं था, बल्कि उसके साथ होने पर उसे जो अपनापन महसूस होता था, उसकी वजह से था। ली तियानमिंग ने उन पलों के बारे में सोचा जो उन्होंने साथ में बिताए थे। वह बहुत ही शुद्ध और मासूम लग रही थी, फिर भी वह विचारशील थी और समझ सकती थी कि वह किस बारे में सोच रहा था। न केवल उसने उसे राजकुमारी किंग से एक जेड पेंडेंट दिलवाया, जो उसके लिए जीवन रक्षक था, बल्कि उसने ये भी देखा कि जब उसने मन्ना के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर क्या क्या बदलाव आए, जिसके कारण उसने उसे मन्ना की दिशा बताई। ली तियानमिंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि इस लड़की के पास और क्या क्या रहस्य हो सकते हैं। जियांग फीलिंग के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात ने उनके दिल पर एक स्थायी छाप छोड़ दी थी। अति सक्रिय हार्मोन हैन्ना। छोटी लड़की ने ली तियानमिंग पर हंसने का यह अवसर नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, ग्रिल्ड या स्टूड। ली तियानमिंग ने पेंडेंट रख लिया, उसकी आंखें अभी भी उस दिशा में घूर रही थी जहां जियांग फीलिंग ने छोड़ा था। हाँ, मैं तुम्हें एक पंख से ही हरा सकती हूँ, छोटी लड़की ने गर्व से जवाब दिया। और अब ली तियानमिंग ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, उसका काला हाथ पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। आह भाई, छोटी लड़की का रवैया 180 डिग्री बदल गया। क्या तुम्हें एक अच्छी मालिश की जरूरत है? शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक ला सकूं। अब बहुत बेहतर है, ली तियानमिंग ने चिढ़ाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हम मन्ना। ली तियानमिंग ने इस खजाने के बारे में सुनी हुई कहानियां याद करने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता था कि मन्ना ईश्वरीय आशीर्वाद था जिसे भौतिक रूप दिया गया था। ये सभी प्रकार के आकार में आता था, कुछ पत्थर, कुछ रत्न और कुछ तरल पदार्थ के रूप में भी दिखाई देते थे। जब भी किसी जीवित जानवर या जंगली जानवर को उनके प्रकार से मेल खाता मन्ना मिलता था, तो यह एक विकास को गति प्रदान कर सकता था जो जानवर को बढ़ाता था, जिससे जानवर और उसके जानवर मालिक दोनों की सीमाएं बढ़ जाती थीं। मन्ना के 4 अलग अलग स्तरों में से, यहां तक कि सबसे आम शाही लोगों को भी 7 सितारों तक एक जीवनबद्ध जानवर विकसित करने के लिए कहा गया था। 7 सितारे, ये सबसे डरावने जानवरों के स्वामी को बनाने के लिए पर्याप्त था। वर्मिलियन बर्ड में 7 सितारा जीवनबद्ध जानवरों को रॉयल बीस्ट के रूप में जाना जाता था, जिन्हें जीवनबद्ध जानवरों के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता था। गहन और स्थलीय मन्ना के और भी बेतुके प्रभाव थे। उदाहरण के लिए, स्थलीय मन्ना जीवनबद्ध जानवरों को पौराणिक सेंट बीस्ट्स में विकसित करने में सक्षम था। सेंट बीस्ट्स पूरे फ्लेमेलो महाद्वीप के शिखर पर खड़े थे, और सेंट बीस्ट वॉर सोल जो ली तियानमिंग के पास एक बार था, उनसे संबंधित था। जहां तक दिव्य मन्ना का प्रश्न है, वे केवल किंवदंतियों और मिथकों में ही दिखाई देते हैं। यंग हो, तुमने बताया था कि मन्ना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ली तियानमिंग ने अधिक गंभीरता से पूछा। ये सही है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं अपनी याददाश्त से काफी जानकारी निकालने में कामयाब रहा। हालांकि जब मैं एक जीवनबद्ध जानवर बन गया, तो एक आदिम अराजकता जानवर के रूप में मेरी क्षमताएं प्रतिबंधित थीं। मन्ना के कारण होने वाला विकास मुझे इन प्रतिबंधों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। मेरी आदिम वृत्ति मुझे बताती है कि अगर मैं विकसित होता रहूं, तो मैं अंततः अपने मूल रूप में वापस आ सकता हूं, जो कि अनंत नरकीय फीनिक्स है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम जानते हैं कि तुम्हें मन्ना की जरूरत है, और हम जानते हैं कि वह कहाँ है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। ली तियानमिंग ने छोटी लड़की से कहा। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम लाइटनिंग मैनर का मैना लूटना चाहते हो? उनके पास 7 प्रतियोगी हैं, जिनमें से प्रत्येक की सुरक्षा माता पिता या वरिष्ठों द्वारा की जाती है, जो आसानी से तुम्हें कुचल सकते हैं, छोटी लड़की ने कहा। यह पेंडेंट उनके माता पिता के खिलाफ काम आएगा। जिस तरह से झांग चोंग ने राजकुमारी पर प्रतिक्रिया की, उससे लगता है कि वे शायद लाइटनिंग मैनर के मध्यम वर्ग के सदस्य हैं और इग्निस पोलिस में उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, ली तियानमिंग ने समझाया।
जेड पेंडेंट का मतलब था कि राजकुमारी किंग उसकी रक्षा कर रही थी। इसलिए मुझे सिर्फ युवा पीढ़ी से ही निपटना है। ली तियानमिंग की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि लिन जियाओटिंग मिडास की मौत का मुख्य दोषी हो सकता है, लेकिन लाइटनिंग मैनर के बहुत से शिष्य एक तरफ खड़े होकर उसे देख रहे थे और उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। भले ही रेड ट्विल माउंटेन के लोग उस रात मौजूद न हो, लेकिन ली तियानमिंग उन्हें दोस्त नहीं मान सकता था, और शायद उन्हें देखते ही मुक्का मारने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। आखिरकार उनमें से ज्यादातर, जैसे कि अभी झांग जिक्सुआन, अंदर से सड़े हुए थे। अरे, मुझे अभी कुछ एहसास हुआ, छोटी लड़की ने अचानक कहा। क्या? लियू कियानयांग ने बताया कि वह 1 महीने तक फ्लेम हेवन में रहेगा, है ना? उसके इतने लंबे समय तक रहने का एकमात्र कारण यह है कि वह मन्ना के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 9वें स्तर के बीस्ट वेन में किसी के रूप में, उसके पास मन्ना पाने की सबसे अधिक संभावना है। छोटी लड़की ने घृणा के भाव से बात की, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उस किशोर ने ली तियानमिंग से उसका फ्लेमेलो ऑर्डर छीन लिया था। तुम सही कह रहे हो, वह यही होगा। इसका मतलब है कि उसकी बहन लियू किंग और मेरे पिता भी यही होंगे। अब ये दिलचस्प होता जा रहा है। आगे की चुनौती ने ली तियानमिंग को उत्सुकता से भर दिया था। वह कैसा पिता है? लियू कियानयांग को फ्लेमेलो ऑर्डर देना, फिर उसे मन्ना जीतने के लिए यहां लाना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लियू कियानयांग नहीं, बल्कि उसके असली बेटे हो? छोटी लड़की ने झल्लाकर कहा। वाकई, ये कितनी विडंबना थी कि उसके पिता ने उसे परिवार से निकाल दिया और सब कुछ एक बाहरी व्यक्ति को दे दिया। वह अक्सर रेड ट्विल माउंटेन पर आया करता था, इसलिए शायद आपको यहाँ के इलाके से ज्यादा परिचित कोई और न मिले। ये लियू किंग, आपको लगता है कि उसने अपने भाई के फ्लेमेलो ऑर्डर और मन्ना के लिए ली यानफेंग से शादी की थी? बिल्कुल संभव है। स्पर्श। ली तियानमिंग खड़ा हुआ और एक बार फिर जियांग फीलिंग जिस दिशा में गया था, उसे देखने लगा। तो फिर यह मेरे लिए और भी बड़ा कारण है कि मैं तुमसे यह मन्ना छीन लूं और तुम्हारी योजनाओं को बर्बाद कर दूं, ली यानफेंग। और लियू कियानयांग, तुम बस इंतजार करो, क्योंकि मैं वो वापस ले लूंगा जिस पर मेरा हक है। इसके साथ ही, ली तियानमिंग और यंग हुओ ने बिना किसी देरी के दोनों एक अपरिहार्य लड़ाई की ओर बढ़ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।